नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं दशंकर पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल बूस्ट पॉजिटिव एजुकेशन पे। तो आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान के बारे में। किसके बारे में? आज हम जीव विज्ञान के बारे में बात करेंगे। और जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, बायोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी आपकी फैक्चुअल डिटेल्स हैं, उन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कवर करने का प्रयास करेंगे। चाहे वो जिस एग्जाम में पूछी जाती हो, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस से रिलेटेड एग्जाम हो, चाहे वो आरओ से रिलेटेड एग्जाम हो, चाहे वो आपका रेलवे से रिलेटेड एग्जाम हो, चाहे वो आपका एसएससी से रिलेटेड एग्जाम हो, चाहे वो आपका जो भी एग्जाम हो, जहां पे भी साइंस आपसे पूछी जा रही है, जहां पे आपसे बायोलॉजी पूछी जा रही है, उन सारे एग्जामों में ये क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा, आपको काम में आएगा। ये चीज याद रखिएगा। और बहुत बेहतरीन नोट्स है ये, एक बार बस आप पढ़ के इसको देखिए। अगर आप हमेशा के लिए कोई भी फैक्चुअल डिटेल्स बायोलॉजी से अगर आप भूलना शुरू कर दिए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आपको हमेशा से क्या होगी, यहां पे जितनी भी फैक्चुअल डिटेल्स है आपको क्या होंगी, याद हो जाएंगी। ये मेरी खुद की बनाई नोट्स है जो मैंने हर जगहों से निकाल के एक तरह से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। एक बार इसको जरूर से जरूर देखिए। एक दो तीन बार अगर आप देख लेंगे तो मैं लिखित कह सकता हूं कि आपको किसी तरह की कोई समस्या जीव विज्ञान से रिलेटेड प्रश्नों में आगे आने वाली नहीं है, क्योंकि यहां पे मैंने शुरू से लेकर के लास्ट तक में हर एक तरह की चीजें, आपके सारे बॉडी पार्ट्स से लेकर के साथ ही साथ जितने भी रोग होने वाले हैं, उन सारी चीजों को कवर किया है। चाहे आप में हो, चाहे प्रकृति में हो, सब चीजों को, जितने हार्मोन्स हैं, चाहे वो चाहे वो पेड़ पौधे के हार्मोन्स हो, चाहे वो मानव हार्मोन्स है, सब चीजों के बारे में मैंने क्या किया, यहाँ पे कवर करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। आप मेरा चैनल बूस्ट पॉजिटिव एजुकेशन को एक बार सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, इतनी आपसे रिक्वेस्ट है, बस हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नील हरित शैवाल सबसे पुराना जीव है। ये चीज याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। तो एक ऑप्शन में दिया रहता है नील हरित शैवाल, तो आपको वही टिक करना है। इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे के नाम से इसको भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना या संकल्पना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो बीडल और टेंटन नामक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक जीन और एक एंजाइम परिकल्पना दी थी। आगे, अमीबा एक प्रोटोजोआ है, ये चीज याद रखिए। अमीबा कैसा जीव है? क्या प्रोटोजोआ है? तो वो आपको याद रखना है कि अमीबा एक प्रोटोजोआ होता है और एक कोशिकीय जीव होता है। तो समझिए बात को, एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव वो होते हैं जिनका निर्माण एक कोशिका से होता है। जैसे कि हमारी शरीर है, समझिए बात को, हमारा बॉडी है, हमारा शरीर है, हम क्या है, बहुत से बॉडी से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, सॉरी, बहुत से सेल्स से मिलके बने हुए, हमारी शरीर बहुत सी सेल्स से मिलके बना हुआ है। लेकिन जैसे कि हमारे शरीर में बहुत सी सेल्स हैं, हर अंदर बहुत से ऑर्गन्स हैं, हर एक ऑर्गन्स में अलग अलग तरह के सेल्स हैं, वो सेल्स आपस में मिलके उस ऑर्गन का निर्माण करती हैं। लेकिन अमीबा क्या है, अमीबा के अंदर सिर्फ एक सेल्स पाई जाती है, एक कोशिका पाई जाती है, एक सेल्स पाई जाती है, और उसी एक सेल्स में उसके सारे शरीर का अंग निर्माण होता है। तो इसीलिए एक कोशिकीय जीव बोला जाता है। याद रखिए कि प्रायः सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि से प्रजनन करते हैं। तो सबसे पहले अलैंगिक विधि क्या होता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोगों में जो रिप्रोडक्शन होता है, जो प्रजनन होता है, हम लोग लैंगिक क्रिया के द्वारा प्रजनन क्रियाओं को संपन्न करते हैं। और अदर लोग जो है वो भी ऐसे ही करते हैं। कुछ जीव जंतु, कुछ प्राणी क्या करते हैं, लैंगिक क्रिया से आपस में मिलकर तब संभोग प्रक्रिया को समाप्त करके तब प्रजनन विधियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रोटोजोआ होता है वो एक अलैंगिक विधि द्वारा प्रजनन करते हैं, अर्थात उनके जो सेल्स होते हैं वो द्विविभाजित हो जाते हैं और पुनः एक जो अमीबा होगा वो एक कोष की सेल बन जाएगा और उससे विभाजित दूसरा भी एक अमीबा का ही रूप क्या करेगा, धारण करेगा। मतलब इनके सेल्स में विभाजन होता है और वो क्या होते हैं, अलैंगिक विधि द्वारा विभाजन करते हैं। वो किसी दूसरे अमीबा से जाके लैंगिक संबंध बनाने का प्रयास नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज अलैंगिक क्या होता है, विधि द्वारा एक करते हैं, प्रजनन करते हैं। आगे, समतापी या होमोथर्मल क्या होते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। समतापी अर्थ होता है गर्म रुधिर वाले जंतु। ठीक है, गर्म रुधिर वाले जंतु जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित ना होकर सदैव एक सा रहता है। इसके अंदर पक्षी वर्ग तथा स्तनधारी आते हैं। तो अब इस बात को समझिए, बात को यह समझिए कि गर्म रुधिर वाले समतापी, जैसे कि हम लोग स्तनधारी, हम लोग एक स्तनधारी हैं, या फिर कुछ पक्षी क्या होते हैं, समतापी बोले जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है
कि ये जो तापमान है उसके अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम अपने आप को रख लेते हैं, मानव को रख लेते हैं। मानव बॉडी टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है इसका टेम्परेचर, ठीक है। अब यहां पे आपको पता है कि जैसे ही गर्मी आती है और 37 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर चला गया तो हमको गर्मी लगने लगती है। अगर हम असमतापी होते तो हम क्या करते, अपने टेम्परेचर को 37 डिग्री से बढ़ा के जितना वातावरण का टेम्परेचर है, जितना हमारे पर्यावरण का टेम्परेचर है, उसके अनुसार क्या कर लेते। लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते, इसीलिए हमको क्या होती है, गर्मी लगने लगती है। वैसे ही जैसे ही हमारे पर्यावरण का जो तापमान है वो 37 डिग्री से नीचे गिरता है तो हमको ठंड लगना शुरू हो जाती है। अगर हम असमतापी होते, मतलब गर्म रुधिर वाले नहीं होते, समतापी हैं, इसीलिए हम अपने टेम्परेचर को नीचे गिरा भी नहीं पाते हैं। हमारा टेम्परेचर सदैव एक सा रहता है, 37 डिग्री मेंटेन रहता है। इसीलिए हम गर्मी और ठंडी जगहों पे क्या करते हैं, अपने आप को ढालने में हमको दिक्कत होती है। ये चीज हमको समझ के चलना है, इसको याद रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं दूसरे तरफ। अब यहां पे हम देखेंगे असमतापी, ठीक है। किसके किसके बारे में, असमतापी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। देखिए असमतापी, ठीक। देखिए तो असमतापी क्या होते हैं, तो मैंने आपको समतापी में ही उसकी एक डिफिनेशन एक तरह से दे दी। तो असमतापी जो होते हैं उसमें मत्स्य, उभयचर, सरीसृप। मत्स्य मतलब मछलियां आती हैं, उभयचर मतलब जैसे मेढक, वो जीव जंतु जो पानी में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रहते हैं, उनको हम उभयचर के नाम से भी जानते हैं। सरीसृप जैसे कि सांप हो गया, जैसे छिपकली हो गई, ये सारे क्या है, सरीसृप आते हैं। और इत्यादि जंतु इसके अंतर्गत आते हैं जिनके शरीर का तापमान जो होता है वो वातावरण के तापमान के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। अर्थात जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये अपने आप के टेम्परेचर क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं, और जैसे टेम्परेचर घटेगा ये अपने आप का टेम्परेचर क्या करते हैं, घटा लेते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। आगे याद रखिए, एक गोलकृमि होती है, गोलकृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। याद रखिए, हमारा शरीर है, हमारे शरीर में एक ब्लड सर्कुलेशन होती है। ब्लड सर्कुलेशन जो होती है वेन्स या फिर आर्टरीज जो है उनके माध्यम से क्या होती है, ठीक है ना। मतलब हमारे शरीर में नसें पाई जाती हैं, नसों के माध्यम से क्या होता है कि हमारे शरीर में खून का संचरण पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में होता रहता है। इसीलिए हम उसको एक रक्त परिसंचरण भी क्या करते हैं, बोल देते हैं, रक्त परिसंचरण बोलते हैं। मतलब हमारे शरीर में जो खून है वो किसी परिसंचरण के माध्यम से, किसी तंत्र के माध्यम से क्या है, पूरे बॉडी में फैला हुआ है। लेकिन गोलकृमि जो होता है उसमें कोई रक्त परिसंचरण नहीं पाया जाता, वो बिना ऐसे ही उसके पूरे शरीर में रक्त फैले हुए होते बिना किसी परिसंचरण के। याद रखिए, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। आगे, चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक रात्रिचर पक्षी नहीं, स्तनधारी प्राणी है। क्या है, एक स्तनधारी प्राणी है। इसको पक्षी बिल्कुल नहीं समझ लीजिएगा आप लोग। चमगादड़ एक पक्षी नहीं है, बल्कि क्या है, एक स्तनधारी जीव है। ये चीज याद रखिएगा, जो रात्रिचर है और ये उड़ने में क्या है, सक्षम होता है, ठीक है। एकिडना और प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाले क्या है, स्तनपायी हैं। ये चीज भी अपने दिमाग में याद रखिएगा। एकिडना और प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाले स्तनपायी होते हैं। स्तनपायी मतलब आप समझ रहे हैं ना बात को। स्तनपायी मतलब जो जिनके क्या होते हैं, वक्ष होते हैं, जिनका भरण पोषण शुरुआती चरण में वक्षों के द्वारा दूध के माध्यम से होता है। जैसे कि हम लोग एक स्तनपायी हैं, ठीक है ना। हम जैसे बचपन में अपनी मम्मी का दूध पी के तब बड़े होते हैं, और इसी तरह वो जीव जो कि जैसे एकिडना और प्लेटिपस हैं, ये दो ऐसे जीव हैं जो कि अंडे देते हैं, स्तनपायी होते हैं, ठीक है। अब आइए कुछ फैक्ट हम लोग जानते हैं मछली के बारे में। कुछ ऐसी मछलियां हैं जिनका नाम तो हमको मछलियों के जैसा दिखता है, लेकिन वो वास्तविक रूप में मछली नहीं है, जो आपके एग्जाम में फंसाने के लिए पूछ लेता है। चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, हर एक जगह पे ऐसे प्रश्न आते हैं। तो इन मछलियों का नाम आपको अपने दिमाग में रख लेना है। जैसे कि जेली फिश हो गई, जैसे कि स्टार फिश हो गई, जैसे कि रजत मीन हो गई, ये कीट वर्ग का है। एक कटल फिश हो गई, जैसे ये मोलस्क वर्ग का होता है। और हेग फिश है, और क्रेफिश है, आदि बहुत सी होती हैं। लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है। जैसे जेली फिश एक फिश नहीं है, एक मछली नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। भले इसके नाम के पीछे फिश लगा हुआ है तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि क्या ये मछली है, आप क्वेश्चन वहां पे मार के चले आए, ठीक है। स्टार फिश होगी, रजत मीन होगी, कटल फिश होगी, हेग फिश होगी, क्रे फिश होगी। ऐसे बहुत से जीव हैं जो मछली तो नहीं होते, लेकिन मछलियों वाले नाम क्या करते हैं, धारण करते हैं।
अब वास्तव में कौन सी मछलियां हैं जिनका नाम मछलियों से मिलता जुलता नहीं है, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले हिप्पोकैम्पस होता है जिसे हम समुद्री घोड़ा बोलते हैं, ये एक मछली वर्ग के अंतर्गत आता है, ये एक मछली है, याद रखिएगा। उसके बाद फ्लाइंग फिश हो गई, कैट फिश हो गई, पैडल फिश हो गई, गोल्ड फिश हो गई, ग्लोब फिश हो गई और डॉग फिश हो गई। ये ऐसी मछलियां हैं जो वास्तविक रूप में क्या है, मछलियां हैं। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको क्या करना है, डिफरेंस आपको याद रखना है। ये इसीलिए मैंने इनको एक दोनों के आमने सामने लिख दिया ताकि आपको चीजें समझ में आए कि क्या सारी चीजें, ठीक, इसको याद रखिएगा। आप आगे चलते हैं, अगले तरफ कुछ फैक्चुअल डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल जो है विशालतम दांत वाली व्हेल होती है, ये चीज याद रखिएगा। सील एक स्तनपायी जीव है, लंगूर कपी वर्ग में नहीं आता। एक जो लंगूर होता है, याद रखिए, अगर क्वेश्चन में दे दिए कि लंगूर क्या कपी वर्ग में है, तो आप बिल्कुल याद रखिएगा कि लंगूर कपी वर्ग में नहीं बल्कि वानर वर्ग में शामिल होता है, ये चीज याद रखिएगा। गीदड़ जो होता है, गीदड़ के खुर नहीं पाए जाते, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जिसके खुर नहीं होते हैं, जिसके खुर नहीं होते हैं। तो याद रखिए वो कौन होने वाला है, गीदड़ होता है। गीदड़ के क्या होते हैं, खुर नहीं होता है, ठीक, याद रखिएगा। मकड़ी जो होती है एक कीट नहीं है, मकड़ी एक कीट नहीं है, ये चीज याद रखिएगा, बल्कि एरेकिडिना वर्ग का एक जंतु है। वे क्या है, एक कीट नहीं होता है बल्कि एरेकिनडा वर्ग का एक जंतु है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गॉसिमर रेशम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि मकड़ियों द्वारा जो उत्पादित रेशम है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम गॉसिमिर रेशम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। भिंडी एक फल है, भिंडी क्या है, एक फल है, ठीक है, भिंडी एक फल है, ये चीज याद रखिएगा। प्याज से आंसू आने का कारण सल्फेनिक यौगिक होता है, प्याज के अंदर सल्फेनिक यौगिक पाया जाता है, सल्फेनिक कंपाउंड पाया जाता है, जिसके वजह से हमको क्या होता है, हमारे आंख में हो जाता है, जिसके वजह से हमको आंसू आने लगते हैं। वैसे ही ये जो लहसुन है, लहसुन में गंध पाई जाती है, अजीब सी गंध होती है, जिसके कारण कुछ लोग इसको खाना नहीं पसंद करते हैं, और उसका कारण भी सल्फर यौगिक है, सल्फेनिक नहीं सल्फर यौगिक यहां पे लिखा हुआ है, ये चीज ध्यान से देखिएगा। तो लहसुन में जो गंध का कारण है वो सल्फर यौगिक है, और प्याज से जो आंसू हमारे आने लगते हैं वो उसका कारण सल्फेनिक यौगिक होता है। आगे चलते हैं, डायटम, डायटम एक जीव समूह है, क्या है, डायटम एक जीवों का समूह है जो कि कहां पे पाया जाता है, समुद्र, सॉरी, ये पानी, वो पानी वाली जगहों पे पाया जाता है जहां पे पानी होता है, और ये डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। याद रखिए बात क्या है कि जब, जैसे कि डायटम का कार्य कैसे होता है, इसको हम आपको समझाने का थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा यहां पे समझिएगा। बात क्या है कि जैसे कि आप देखते हैं कि कोई बॉडी मिली है, कोई बॉडी मिली, ऐसी बॉडी मिली जो कि मृत बॉडी है, डेथ बॉडी हो गई, क्या है वो, डेथ बॉडी है, और पता चला कि वो कहां से निकली है, कहां से निकली है अब ये पता नहीं है, ठीक है ना, अब ये पता नहीं है। अब इसका क्या होगा, पोस्टमार्टम होगा, इसका क्या होगा, पोस्टमार्टम होगा। अब पोस्टमार्टम में डॉक्टर बता देते ना कि इसकी मृत्यु पानी में डूबने से हुई है, क्या हुई है, इसकी मृत्यु जो हुई है ये पुराने पानी में क्या हुई है, पानी में डूबने से हुई है। तो कैसे आखिर इसको बता देते हैं ये डॉक्टर लोग, तो याद रखिए इसलिए बता देते हैं क्योंकि जो पानी में डूबी हुई बॉडी होती है ना, उसके अंदर ये जो डायटम नामक जीव है, ये क्या करते हैं, उस बॉडी के अंदर हो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर समाहित हो जाते हैं, उस बॉडी के अंदर इनके लक्षण देखने को मिलते हैं, इनके साक्ष्य देखने को मिलते हैं, इनकी उपस्थिति देखने को मिलती है, इनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है, जिसके कारण पोस्टमार्टम वाले बोलते हैं कि भैया ये जो व्यक्ति आप बॉडी जिसकी लेके आए हो ये पानी में डूबने से मरा है, क्या है, ये पानी में डूबने से मरा है। तो याद रखिए डायटम समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व होता है, ये चीज याद रखिएगा। जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते उन्हें हम हेलोफाइट के नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसको हमको आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहां पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ भूमिगत तने का रूपांतरण भाग किस नाम से जाना जाता है, तो प्रकंद भाग जो होता है वो हल्दी और अदरक का भाग क्या होता है, इसका भूमिगत तना जो होता है वो प्रकंद कहलाता है, किसका, हल्दी और अदरक का। कंद क्या होता है, आलू का होता है, और सल के कंद प्याज और लहसुन का होता है। घन कंद जमी कंद अरबी और सूरन का होता है। यहां पे देखिए गन्ना है, आलू है, अदरक है, तना है,
ठीक है, गन्ना, आलू, अदरक, ये तने का रूपांतरण भाग होते हैं या तने का रूपांतरिक अंग होते हैं, अर्थात इनका संग्रह अंग तना है, जबकि शकरकंद का संग्रह अंग क्या होता है, जड़ कुंभी रूप होता है। जड़ मतलब जड़ होता है या फिर जड़ का कुंभी रूप होता है शकरकंद का संग्रह भाग। ये बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि गन्ना किसका रूपांतरित भाग है, तो बताइएगा तने का। आलू किसका है, तो तने का। अदरक किसका है, तने का। और शकरकंद किसका है, तो जड़ का है, वो कुंभी रूप होता है जड़ का। ठीक है, यहां पे याद रखिए, इसलिए मैंने इसको लिख दिया क्योंकि इन्हीं यही जो चीजें हैं कुछ इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए, कुछ फल होते हैं, कुछ सब्जियां होती हैं जिनमें अजीब सा रंग पाया जाता है, और उस रंग का कारण क्या है ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जैसे सेब हो गया, सेब के रंग का कारण होता है एंथोसाइनिन, टमाटर के रंग का कारण होता है लाइकोपिन, पपीते के पीले रंग का कलर होता है कैरिकाजैंथिन, और गाजर के लाल रंग का कारण होता है कैरोटीन, और हल्दी का जैंथोफिल, और चुकंदर का विटरनिन। ये हैं जो हमको याद रखना है, इसको हमको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। वही और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ है, सम फैक्ट्स हैं, जैसे ईस्ट, खमीर, मशरूम, ये कवक, फफूंद या मतलब फंगी, फंगी के क्या है उदाहरण है। जो ईस्ट होता है, खमीर होता है, जो मशरूम होता है, ये कवक होते हैं, ये फंगी होते हैं, इसको याद रखना है। कपास का प्रमुख घटक सेल्यूलोज होता है। यहां पे याद रखिए, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कपास का प्रमुख घटक क्या है, उसमें प्रोटीन ऑप्शन दिया हुआ था, बहुत से लोग प्रोटीन टिक करके चले आए। याद रखिए, कपास के अंदर पाया जाने वाला जो प्रमुख घटक है वो सेल्यूलोज होता है। लाइकेन दो चीजों से मिलकर बनता है, लाइकेन जो होता है, लाइकेन दो चीजों से मिलकर बनता है, दो उसमें से एक कवक और प्लस शैवाल। एक कवक और प्लस शैवाल जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, लाइकेन का निर्माण करते हैं। ये चीज दिमाग में रखिएगा, कवक शैवाल आपस में मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। आगे देखिए, अफीम पुष्प पौधे के अधपके फल के लैटेक्स मतलब दूध को सुखाकर बनाया जाता है। अफीम का मुख्य अवयव मार्फीन है। अफीम का वानस्पतिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम है। अफीम से रिलेटेड यहां पे सारी जानकारी आपको मैंने यहां पे दे दी। अगर अफीम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। एक पुष्प पौधा होता है जिसका अधपका फल निकाल के फिर उसको फाड़ के उससे दूध निकाला जाता है, उस दूध को सुखा लिया जाता है, और उसके बाद उसको सुखा के क्या करते हैं, अफीम का नाम दे देते हैं, अफीम बनाई जाती है। अफीम के अंदर जो मुख्य रूप से पाया जाता है तत्व, जो उसके एक औषधीय गुण और साथ ही साथ उसके ड्रग्स के रूप में भी क्या होता है, प्रयोग होता है, उसे हम मार्फिन के रूप में जानते हैं। और अफीम का वानस्पतिक नेम क्या होता है, पेपेवर सोमनीफेरम होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब आते हैं कुछ जैव उर्वरक के बारे में जानते हैं। कुछ जैव उर्वरक होते हैं उनके बारे में जानते हैं। इसके प्रयोग से 30 से 40 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर भूमि को प्राप्त हो जाती है तथा उपज 10 से 20% तक बढ़ जाती है। जैव उर्वरक क्या होते हैं आपको पता है, जैव उर्वरक वो होते हैं जो कि रासायनिक उर्वरकों से अलग होते हैं। रासायनिक उर्वरक जैसे कि हम बाजार में जाते हैं, यूरिया खरीद के लाते हैं, डीएपी खरीद के लाते हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं, रासायनिक उर्वरकों के नाम से जानी जाती हैं। जैव उर्वरक जैसे हमने जो प्राकृतिक रूप से बनाया है उर्वरक, उसको हम जैव उर्वरक के रूप में जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ गाय का गोबर है, ठीक है ना, गाय के गोबर को आपने एक तरह से स्टोर करके रख लिया। देखिए, गाय का गोबर जब ताजा होता है तब तो वो मीथेन गैस के रूप में क्या करता है, एक तरह से नकारात्मक प्रभाव डालता है। लेकिन अगर यही गाय के गोबर को आप इकट्ठा कर लिए और इकट्ठा करने के बाद जब गाय का गोबर सूख जाता है, पक जाता है, तो लगभग 6 महीने या 5 महीने बाद ये एक तरह से जैव उर्वरक का क्या कर लेता है, रूप धारण कर लेता है। और जब इस जैव उर्वरक का मतलब गाय के गोबर का छिड़काव आप अपने कृषि या अपने खेत में करते हैं तो एक जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। जैव उर्वरक के रूप में आपके खेत को क्या करता है, पोषित करता है, वहां पे नाइट्रोजन की वृद्धि करने का प्रयास करता है, ठीक है ना। और अगर नाइट्रोजन जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है आपके खेतों में तो आपके खेतों में उपज भी 10 से 20% बढ़ जाती है। लेकिन याद रखिएगा, जैव उर्वरकों का जो फल है वो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम में देखने को मिलेगा, इसीलिए इसका क्या होता है, लोग कम प्रयोग करते हैं। लॉन्ग टाइम मतलब जब आप 6-7 साल 5 साल लगातार जैव उर्वरक का प्रयोग करेंगे तब जाके आपके खेतों की उपज की वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है। इसलिए लोग तुरंत शॉर्ट टर्म परिणाम की तरफ जाते हैं और
केमिकल यूरिया का क्या करते हैं, अपने खेतों में प्रयोग करते हैं। याद रखिए कि जैव उर्वरक क्या होती है। अब कुछ नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले कुछ जैव उर्वरक हैं। ऐसे उर्वरक जो हम मिलते हैं, इनको हम खरीद भी सकते हैं, जो नाइट्रोजन उर्वरक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब होता है कि देखो, अपने वातावरण में नाइट्रोजन लगभग 78% पाई तो जाती है, ठीक है ना, लेकिन हम सीधा नाइट्रोजन अपने बॉडी में इनहेल नहीं कर सकते हैं, ना हमको सीधा नाइट्रोजन हमारे बॉडी में क्या होती है, मिलती है। तो हमको नाइट्रोजन मिलती कैसी है, तो नाइट्रोजन हमको मिलती है हरे पौधों से। कैसे मिलती है, हरे पौधों से। हरे पौधों से कैसे, सर जो हमने घास उपजाई या जो हमने जो फसल उपजाई, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन चला जाता है। उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन चला जाता है। जब उसमें नाइट्रोजन चला जाता है तो उसी को हम खा करके नाइट्रोजन को क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। अब इस नाइट्रोजन को प्राप्त करने में, इसका स्थिरीकरण करने में सर्वाधिक जो फसल महत्वपूर्ण है वो होती है आपकी दाल। क्या होती है, जो दालें होती हैं वो सर्वाधिक क्या करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करती हैं। और साथ ही साथ अलग से कुछ जीव हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी करते हैं। तो उसमें राइजोबियम, एजोबैक्टर, एजोस्पर्मियम, एसेटोबैक्टर, नील हरित शैवाल और एजोला। एजोला एक जलीय जीव है या एक जलीय फर्न है। एजोला का प्रयोग दुधारू पशुओं को दिया जाता है, जिससे ये 15 से 20% तक अपने दूध में वृद्धि कर देते हैं। एजोला के बारे में एक अलग डिटेल आप ये भी याद रखिएगा। तो ये कुछ जीव है जो आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा जीव है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में कारगर साबित होते हैं। ठीक है, आगे फास्फोरस को घुलाने वाले कुछ जीव होते हैं या उर्वरक होते हैं, उनमें जैसे बैसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परलिजस। अब स्यूडोमोनास क्या होता है, एक पौधे की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजोबैक्टीरिया है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ये सारी डिटेल आपको अपने दिमाग में याद रखिएगा। ये आपको जब याद रखेंगे तो आपको सारी चीजें आपको पता चलेगी कि यार ये तो बड़ी बेहतरीन चीजें थी। ये सारी चीजें तो हमको इससे पहले कहीं देखने को मिली नहीं, मिली होगी तो अच्छी बात है, और नहीं मिली तो एक जगह पे आपको मिल रही है। आप इसको नोट्स करते जाए, अपने नोट में बना ले। हो सके कि मैं इसको आपको पीडीएफ ही दे दूंगा, ठीक है, तो हम मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको क्या होगी, दिक्कत किसी तरह की नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ फसल नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरियाओं के बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, सोयाबीन, ये क्या करते हैं, राइजोबियम जैपोनिकम। ठीक है, एक फसल है, उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले बैक्टीरिया कौन से कार्य में आते हैं, कुछ फसल जिसमें कौन से नाइट्रोजन बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो स्थिरीकरण करते हैं। तो राइजोबियम जैपोनिकम का कार्य होता है सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना। तीन पत्तिया घास में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य राइजोबियम ट्राइफोली का होता है। लुसर्न में राइजोबियम मेलिलोथी का होता है, और धान में नील हरित शैवाल का कार्य ऐसा होता है। ठीक है, नोट करिए यहां पे, नो स्टाक, एनाबीना, एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले क्या है, जीव होते हैं। तो नो स्टाक, एनाबीना, एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले भी क्या होते हैं, जीव होते हैं। ये सारी चीजें आपको क्या रखनी है, अपने दिमाग में याद रखनी है। आगे देखिए, मानव शरीर से रिलेटेड कुछ तथ्य हैं जिनको आइए हम क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, इनको हम जानते हैं। शरीर का अधिकतम भाग जल का बना होता है, ये हमको अच्छी तरह से पता है। जो हमारी मानव शरीर है, हमारा जो मानव बॉडी है, उसका अधिकतम भाग क्या होता है, वो किससे बना होता है, वो जल से बना होता है। अब जैसे समझिए बात को, आपके पूरे वातावरण में लगभग कितने, देखा जाए तो लगभग, एक सेकंड, थोड़ा सा मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा, बस हो गया। कुछ काम है, मैं कर लेता हूं। हाँ, बात क्या है कि मेरे लैपटॉप की बैटरी थोड़ी सी डाउन हो रही है, और अगर इसको चार्ज ना किया गया तो बीच में ही वीडियो आपका क्या हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा, और इंटरप्ट हो जाएगा तो आपको भी दिक्कत आएगी और हमें भी दिक्कत आएगी। तो उसी को हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा बनाने का, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बस हमको 2 मिनट आप दे दीजिए, बस 2 मिनट। 2 मिनट तो बहुत होता है। एक ही खान मिनट में हो जाएगा सारी चीजें, ठीक है, बस हो गई। हाँ, तो हम कहां पे थे, हम यहां पे थे कि देखिए, सबसे पहले बात हमको ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है कि हमारे पूरे वातावरण में पूरे लगभग कितना पानी पाया जाता है,
लगभग 71, कितना 70% से अधिक क्या है हमारे पूरे वातावरण में क्या है, जल पाया जाता है। अब एक चीज यहां पे समझने वाली चीज है कि जितना जल हमारे पृथ्वी में पाया जाता है उसी के आसपास वही एवरेज, वही औसत में हमारे कहां पाया जाता है, हमारे शरीर में भी पाया जाता है। यही चीज मैं आपको समझाने का यहां पे प्रयास करूंगा। आइए इसको क्या करते हैं, समझते हैं। देखिए, तो मानव शरीर से रिलेटेड कुछ तथ्य हैं, वो कैसे तथ्य हैं। सबसे पहले मानव शरीर का अधिकतम भाग जो होता है वो किससे बना होता है, वो जल का बना होता है। किससे बना होता है, जल का। और वयस्कों में, पुरुषों के अंदर 60 से 65% जल पाया जाता है, स्त्रियों में 55 से 60% जल क्या होता है, पाया जाता है। वहीं नवजात जो शिशु होते हैं, नवजात बच्चे जो होते हैं, उनमें 75% से अधिक क्या होता है, जल यहां पे पाया जाता है। एक बात यहां पे मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, आपको डिहाइड्रेशन कब होता है, पानी की कमी कब आपको लगती है, या फिर आपको प्यास कब लगती है। बात को समझिए, प्यास आपको ऐसे नहीं लगेगी, प्यास लगने के पीछे का कारण कुछ होता है, समझिए। आपके पूरे बॉडी में 60 से 65% क्या होता है, जल पाया जाता है। अब अगर ये 60 से 65% से नीचे जल आना शुरू हुआ, या फिर इसके मिनिमम वाला जो अमाउंट है यहां पे आना शुरू हुआ, तो आपको क्या शुरू हो जाएगा, पानी या प्यास लगनी शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्यास लगनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर इससे नीचे आना शुरू हो गया, 59 हुआ, 58 हुआ, यहां तक अगर आ गया, तो आप डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा आपके अंदर पानी की कमी हो जाएगी। पानी की कमी हो जाएगी, जिससे कि क्या होगी, आपको भर्ती होना पड़ जाएगा हॉस्पिटल में। ये चीज याद रखिए। आगे अगर यही 50% के नीचे चला गया, 45% के नीचे चला गया, तो हो सकता है कि आप मृत्यु के कगार पे खड़े हो। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज क्या रखिएगा, याद रखिएगा। तो ये पानी की हमारे शरीर में बहुत महत्व होता है, इसीलिए बिना पानी के हम लोग जीवित भी नहीं रह पाते हैं। मानव शरीर में तत्वों का परसेंटेज कैसे क्या है, आइए समझते हैं। तो हमारे शरीर में सर्वाधिक 65% क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। 18.5% कार्बन पाया जाता है, और हाइड्रोजन 9.5% पाया जाता है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन 3.2% क्या होता है, हमारे बॉडी में पाया जाता है, ठीक है ना। अब मानव शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, ठीक है। मानव शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, जिनमें 24 अस्थियां, मतलब 24 हड्डियां पाई जाती हैं। आइए अब समझते हैं आरएनए क्या है और डीएनए क्या है, ठीक है। आरएनए जो होता है, आरएनए, ठीक है। तो आरएनए राइक्लो राइनो न्यूक्लिक एसिड, इसको हम राइबो न्यूक्लिक एसिड के रूप में भी हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं। इसको हम आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एसिड आरएनए, इसको हम इस रूप में क्या करते हैं, जानते हैं। यह एक कुंडलित संरचना है। कोशिका द्रव्य के कोशिका द्रव्य में ये क्या रहता है, बिखरा रहता है। मुख्य रूप से प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है। आपसे जो यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है आरएनए से, तो यही पूछता है कि कौन सा ऐसा तत्व है जो प्रोटीन निर्माण में या प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो आप टिक मारिएगा आरएनए क्या होता है, प्रोटीन निर्माण प्रक्रिया में भाग लेता है, ठीक है। आगे आरएनए के 3 प्रकार होते हैं। एक को हम एमआरएनए बोलते हैं, एक को हम आरआरएनए बोलते हैं, और एक को हम टीआरएनए बोलते हैं। ये तीनों हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। इनको आइए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कैसे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो एम होता है, इसको हम मैसेंजर आरएनए के रूप में भी जानते हैं, या डीएनए में अंकित सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर लाने का कार्य करता है। तो एमआरएनए का कार्य क्या है कि डीएनए में जो अंकित सूचना है, प्रोटीन संश्लेषण स्तर पर लाने का कार्य कौन करता है, मैसेंजर आरएनए करता है, ठीक है। दूसरा राइबोसोमल आरएनए जो होता है, उसका लगभग 80% होता है, समस्त आरएनए का लगभग 80% भाग होता है। इसका मुख्य कार्य राइबोसोम के संरचनात्मक संगठन में सहायता करना है। यह चीज याद रखिएगा। टीआरएनए क्या है, ट्रांसफर आरएनए
किसको हम कहते हैं? तो ट्रांसफर आरएनए, आरएनए का सबसे छोटा, आरएनए का सबसे मुख्य अमीनो आरएनए का सबसे छोटा आरएनए होता है, मतलब जो टीआरएनए है वो आरएनए के अंदर सबसे छोटा भाग होता है। इसका जो मुख्य कार्य है वह अमीनो अम्लों को प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर क्या करता है? लाता है। जो अमीनो अम्ल होते हैं बॉडी के अंदर हमारे, जहां पे प्रोटीन संश्लेषण हो रहा है वहां पे अमीनो अम्लों को लाने का कार्य किसका है? टीआरएनए, मतलब ट्रांसफर आरएनए का होता है। तो एमआरएनए का कार्य क्या होता है कि डीएनए में जो अंकित सूचना है उसको प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर लाना, और उसके बाद टीआरएनए का कार्य क्या होता है कि अमीनो अम्लों को कहां पे लाना? प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर लाना। यहां पे याद रखिएगा एच.जी. खुराना, ठीक है ना, एच.जी. खुराना को नीरनबर्ग एवं रॉबर्ट होले के साथ इसको जानने के लिए सन 1968 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये चीज याद रखिएगा, एच.जी. खुराना प्रोटीन टीआरएनए से रिलेटेड रहे हैं और उन्हें इसके लिए क्या मिल चुका है? इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी क्या मिल चुका है? मिल चुका है। तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा, इसको बिल्कुल भी भूलिएगा ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारा ये टॉपिक, जहां पे हम एंजाइमों के बारे में क्या करेंगे? चर्चा शुरू करेंगे। एंजाइम आखिर क्या होते हैं? सबसे पहले शाब्दिक अर्थ, क्योंकि एंजाइम से शाब्दिक अर्थ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन के होते हैं या प्रोटीन के बने होते हैं या प्रोटीन होते हैं एंजाइम मूलतः, ठीक है। दूसरा बात, ये बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को बढ़ाने का काम करते हैं। तो बात को समझिए, हमारी बॉडी है, हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। याद रखिए हमारे शरीर में कुछ ऐसे एंजाइम भी उपस्थित हैं कि अगर उन एंजाइमों को समाप्त कर दिया जाए या उन एंजाइमों को आपके शरीर से हटा दिया जाए तो क्या होगा? तो इससे ये होगा कि भैया आपका जो शरीर का एंजाइम है अगर आपके बॉडी से हटा दिया जाए तो आपके जो खाने की प्रक्रियाएं है वो क्या हो जाएगी? वो बाधित हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? बाधित हो जाएगी। जो पाचन प्रक्रियाएं हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से बाधित होंगी। यहां तक कि कहा जाता है कि अगर आपके शरीर से एंजाइम को हटा दिया जाए तो आपके खाने को पचने में लगभग 50 वर्ष भी लग सकते हैं। जैसे आज आप शाम को खाएं, सुबह आपकी सारी क्रियाएं समाप्त हो जाती खाने की। तो अगर आपके एंजाइम को बॉडी से हटा दिया जाए, ये कार्य जो इतनी स्पीड में हो रहा है इसके पीछे का कारण है आपके अंदर एंजाइम का पाया जाना। अगर एंजाइम को ही अगर आपके बॉडी शरीर से हटा दिया जाए तो आपका खाना लगभग 50 वर्षों में जाके पचेगा, मतलब वो बॉडी में उसी तरह पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा, ये होता रहेगा, ठीक है। 50 वर्षों में कहीं जाके उसकी पचने की क्रियाएं समाप्त होगी। याद रखिए एंजाइम ही है जो इतनी जल्दी क्या करते हैं? बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को क्या करते हैं? स्पीड में बढ़ाने का कार्य करते हैं। वो 50 साल ना लग करके एक दिन 6 घंटा 8 घंटे में आपकी का सारी क्रियाएं क्या करते हैं? संपन्न कर देते हैं। तो एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। याद रखिए एंजाइम किससे बने होते हैं? सबसे पहले आपसे पूछेगा एंजाइम बने किससे होते हैं तो आप बताइएगा प्रोटीन के बने होते हैं। दूसरी बात, इनका कार्य क्या होता है? तो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को बढ़ाने का ये काम करते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे हम समझते हैं और शुरू करेंगे हमारे शरीर में पाए जाने वाले मानव शरीर जो है उससे कुछ जो अंग है उनका क्या कार्य है, कैसे सारी चीजें, इसको आइए हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अमाशय के बारे में समझते हैं। अमाशय भोजन के प्रोटीन पाचन क्रिया की जो शुरुआत होती है ये यहीं से होती है। सबसे पहले अमाशय, जिसे हम पेट के रूप में भी जानते हैं, अमाशय जो होता है इसे हम पेट के रूप में जानते हैं। ये मैंने यहाँ पे पेट की एक संरचना भी बना दी है ताकि आप इसको बेहतरीन तरीके से क्या करें, समझ सके। आपने खाना खाया, ठीक है ना, आपने खाना खाया। आइए चलते हैं सबसे पहले खाना खाने पे ही चलते हैं। तो सबसे पहले मुख पे चलते हैं। कहां पे चलते हैं? सबसे पहले मुख पे चलते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया? खाना आपने मुंह में खाया। जब आप मुंह में खाना खाते हैं तो खाना की जो पाचन की क्रिया है वो आपके मुख से ही शुरू होती है। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि जो खाना पाचन की क्रिया है वो कहां से शुरुआत होती है तो मुख से शुरू होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया और लिख दिया कि आपके शरीर में प्रोटीन पाचन की क्रिया कहां से शुरू होती है तो तब मुख नहीं बोलिएगा, तब आप बोलिएगा अमाशय या पेट, जो आपका स्टमक जो होता है वहां से क्या होती है, इसकी शुरुआत होती है। ये चीज दिमाग में याद रखिएगा। मुख से खाना पाचन की क्रिया शुरू होती है,
प्रोटीन पाचन की क्रिया नहीं है। मुख का मेन कार्य होता है जो आपने खाना लिया हुआ है वो जो जटिल अणु होते हैं उनको तोड़ के सरल अणुओं में बदलना, मतलब उनको महीन पीस के कणों में परिवर्तित करना, ये आपके मुख का कार्य होता है। जैसे आपके दांत हैं, उनका कार्य क्या है कि दांत में आपने जो खाना खाया वो उसको छोटा 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 एकदम महीन कर देते हैं। मशीन है जो चक्री चक्री चकर चकर करके पूरी सारी चीजें को आपको क्या करती है, तोड़ने का प्रयास करती है। दूसरी बात, आपके शरीर के अंदर, आपके मुख के अंदर लार पाई जाती है। मुख में आप सोचते हैं ये लार किस लिए है, तो लार का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर आपके बॉडी में मुख से लार को हटा दिया जाए तो आप खाने को अंदर निगल ही नहीं पाएंगे, बल्कि आप मुंह में ही चलाते रह जाएंगे, बल्कि चलाना भी आपके लिए दुर्भर हो जाएगा। आप मुंह को चला भी सही से नहीं पाएंगे। इसीलिए लार का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लार की वजह से आप बोल पाते हैं, लार की वजह से आप क्या नाम है, खाना निगल पाते हैं, लार की वजह से आप अपना मुख चला पाते हैं। ये सारी क्रियाएं लार के माध्यम से होती हैं। तो लार का मेन कार्य ये भी है, और साथ ही साथ लार क्या करता है कि कुछ भोजन की प्रक्रियाओं में शामिल होकर उनको पचाने का कार्य भी करते हैं। ये हम समझेंगे। सबसे पहले लार की जो प्रकृति है उसको समझते हैं। लार एक हल्का अम्लीय होता है। लार कैसा है, अम्लीय। अगर क्वेश्चन ने आपसे पूछा लार क्या है, अम्लीय है कि क्षारीय है, तो आप बताइएगा कि हल्का अम्लीय होता है। 7 न्यूट्रल होता है, 7 के जस्ट नीचे 6.1 क्या होता है, इसका पीएच वैल्यू होती है, जिसकी वजह से ये हल्का अम्लीय हो जाता है। लार में 99.5% जल पाया जाता है। ठीक है, लार के अंदर टाइलिन एंजाइम या एमाइलेज, डाइस्टेज, म्यूलिन, ये क्या होते हैं एंजाइम, ऐसे एंजाइम क्या होते हैं इसमें पाए जाते हैं। सबसे पहले एमाइलेज एंजाइम जो होता है, इस एंजाइम का स्त्राव लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन में उपस्थित स्टार्च स्टार्च जिसे मंड बोलते हैं को जल अपघटन द्वारा माल्टोज ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। दूसरी बात, म्यूलिन एक एंजाइम आपके लार में पाया जाता है। तो म्यूलिन एंजाइम का कार्य क्या होता है, तो म्यूलिन एंजाइम भोजन को चिपचिपा लसलसा बना देता है, जिससे उसे निगलने में आसानी होती है। ठीक है, उससे निगलने में क्या होती है, आसानी होती है। लार ग्रंथियों में 3 जोड़ी होती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड लार ग्रंथि होती है। पैरोटिड ग्रंथि में जब सूजन आ जाती है तो गलसुआ मम्स नामक रोग हो जाता है, और सांप में यही क्या होती है, जहर की थैली के रूप में कार्य करती है। तो ये लार से रिलेटेड जितनी भी डिटेल है मैंने आपको यहां पे दे दी। लार से रिलेटेड जितनी भी डिटेल है मैंने आपको यहां पे क्या कर दी, दे दी। अब आगे चलते हैं और आगे समझते हैं अग्नाशय के बारे में, क्योंकि लार मुख खत्म, लार के बाद ये ग्रास नली आएगी। ग्रास नली में कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि आपके मुख से ग्रास नली और पेट के बीच में जोड़ने का ये कार्य करती है। यहां से खाना सिर्फ नीचे चला जाता है और अमाशय में जाके गिरता है। अमाशय में जब खाना जाता है तो सबसे पहले अमाशय के अंदर की सारी संरचनाएं आपको यहां पे देख लेनी है। यहां से क्या हुई, खाना यहां पे एंट्री करता है। ये देखिए, ये जो है यहां से खाना एंट्री किया, और खाना यहां पे एंट्री किया, ये ग्रास नली है, जिसको हमने क्या बोला, ग्रास नली बोला। अब जैसे यहां पे आएगा तो इसका 3 भागों में आपका पेट बांटा जाता है। इसको पहला भाग ये रहा, दूसरा भाग ये रहा, और तीसरा भाग आपका पेट का ये रहा। तो जो पहला भाग है उसको हम कार्डियक बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं। और कार्डियक के अंदर HCl नामक वो पाया जाता है, HCl नामक एसिड पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहां पे पाया जाता है, जो HCl होता है। HCl बहुत ही हार्ड एसिड है जो हमारे खाने को पचाने का कार्य करती है। ठीक है ना, यहां पे देखिए एक नीचे मैंने कुछ संरचना बना के रखा हुआ है, और ये जो बीच वाला भाग होता है, दूसरा भाग, जिसको हम फंडिक के रूप में जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको फंडिक कहते हैं। इसी फंडिक के बीच में देखिए एक उधड़ी उधड़ी क्या है, ये उठी उठी एक संरचना आपको देखने को मिल रही होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं। ये कांटे नुमा संरचना होती है, या भोजन को 4 घंटे रोक कर रखती है। कौन, फंडिक भोजन को 4 घंटे यहां पे रोक के रखती है, और उसको धीरे धीरे क्या करती है, पचाने का कार्य करती है। HCl एसिड निकलता है, वो वहां खाने को पचाने का कार्य करता है। ठीक है ना। दूसरी बात, यहां पे तीसरा भाग होता है पाइलोरिक। पाइलोरिक क्या होता है, पाइलोरिक को समझिए। इसमें पाइलोरिक जो होता है, ये तीसरा भाग होता है आपके अग्नाशय का। ठीक है, इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है, जहां से जठर रस निकलता है। रेनिन एवं पेप्सिन, जब यह रस काम नहीं करता तो गैस्ट्रिक रोग हो जाता है। ये आप बात समझिए।
अगर कहते हैं ना कि भैया हमको गैस हो गई है, ये हो गई, हो गई है, तो आपका पाइलोरिक भाग जो होता है अमाशय का, वहां पे जठर रस निकलता है, और जठर रस का कार्य होता है रेनिन। जठर रस में जो पाया जाता है वो रेनिन और पेप्सिन होते हैं। रेनिन और पेप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन और केसिन नामक चीजों को क्या करना, पचाना। और जब रेनिन और पेप्सिन सही से काम नहीं करते हैं तो लोग कहते हैं कि भैया हमको गैस बनना शुरू हो गई है, भैया हमको क्या नाम है, गैस्ट्रिक रोग हो गया है, यही चीज होती है। तो यहाँ पे रेनिन जो होता है उसका कार्य क्या होता है, दूध को पचाता है। दूध के अंदर केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, उसको पचाने का कार्य रेनिन करता है। और पेप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन को पचाना, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखिए, इसको आप बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा। आपको एक डिटेल में यहाँ पे और देता हूं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे याद रखिए कि जो अमाशय है वह भोजन के प्रोटीन पाचन की क्रिया की शुरुआत होती है, जो मैंने आपसे इससे पहले यहाँ पे क्लियर किया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा भोजन को यहाँ पे क्या किया जाता है, पचाया जाता है। यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। प्रोटीन पाचन की शुरुआत यहीं से होती है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे एक म्यूकस लिखा होगा, आप इसको समझिए, ये म्यूकस क्या होता है। याद रखिए, जो आप ये पेट बना हुआ है ना, तो पेट की चारों तरफ क्या होता है, चारों तरफ इसकी सतह पे एक ऐसे क्या होता है, एक एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है, एक एंजाइम निकलता है, जिसको हम म्यूकस के रूप में जानते हैं। ये कब निकलता है, ये हमेशा नहीं निकला रहता। इसके निकलने की क्रियाएं तब शुरू होती है जब आपने जैसे ही कुछ खाया या आपने खाने की शुरुआत की, तो तुरंत क्या होता है, म्यूकस निकलना शुरू हो जाता है। म्यूकस का कार्य होता है एक लेयर बिछा देना आपके पेट के सतह पे चारों तरफ। क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब निकलता है तो वो इतना हार्ड होता है कि वो आपके शरीर के आंतरिक भागों को भी क्या कर सकता है, जला सकता है, वहां पे छाले उत्पन्न करवा सकता है। इसीलिए म्यूकस इन सारी क्रियाओं को जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न कर सकता है, उसको समाप्त करने का कार्य करता है। म्यूकस एक लेयर बनाता है ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके आंतरिक अमाशय को चोट ना पहुंचा सके। तो म्यूकस का कार्य ये होता है। म्यूकस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके बॉडी में। आपने सुना होगा कि अल्सर हो गया, भैया अल्सर ऐसे नहीं हो जाता। जब अल्सर आपके अमाशय के अंदर म्यूकस कहीं कहीं सही से काम नहीं करता, तो वहां पे एसिड क्या करता है, आपके शरीर को निचोड़ना, यहाँ पे आपके शरीर में घाव उत्पन्न करना शुरू कर देता है, जिसको हम अल्सर के रूप में भी जानते हैं। अल्सर मतलब होता है छाला, और छाला आपके शरीर के बॉडी के अंदर पड़ जाता है। तो म्यूकस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैसे जल्दी खराब नहीं होता, लेकिन अगर आपने गलत चीजें शुरू कर दी खाना, तो म्यूकस आपका खराब हो जाएगा, जिससे कि आपको अल्सर जैसी चीजों को सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, लगभग 7 घंटा, लगभग 6 घंटे तक, देखिए पहले तो कार्डियक में भोजन रुकता है, फिर 4 घंटा आपका फंडिक में रुकता है, फिर पाइलोरिक में लगभग 1 से 1.5 घंटा खाना रुकता है, और खाना एक तरह से पूर्णता लगभग पच जाता है। अब पूर्णता नहीं पचा हुआ है, लेकिन लगभग खाना 7 to 80% खाना आपका यहीं पे क्या होता है, पच जाता है। लगभग 6 घंटे तक पेट में खाना आपका रुकता है, और 6 घंटे के बाद खाना जो पचा हुआ भोजन है वो आगे बढ़ेगा, पेट से आगे आएगा, पेट से आगे आएगा, जिसको हम खाने को अब खाना नहीं बल्कि उसको हम क्या बोलेंगे, काइम उसका रूप दे देंगे। और जब पेट से आगे बढ़ेगा तो अब खाना हमारी आंत में आएगा। कहां पे आएगा, हमारी खाना आंत में आएगा, और आंत से रिलेटेड हमारे पास जानकारी होना बहुत जरूरी है। आंत 2 तरह की होती है, जिसको हम इंटेस्टाइन बोलते हैं। आंत 2 तरह की होती है, एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरी होती है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन होने, सॉरी, लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए छोटी आंत होने वाली है। आइए छोटी आंत के बारे में समझते हैं। छोटी आंत में भोजन का क्या होता है, पूर्ण पाचन हो जाता है। यहां पे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन सभी क्या होते हैं, पच जाते हैं, कुछ भी बचता नहीं छोटी आंत में। लार्ज इंटेस्टाइन किस कारण में आता है सर, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत जो होती है, उसका मेन कार्य ये होता है कि जो पचा हुआ भोजन है वो लार्ज उसमें जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा, और वहां से पानी और अन्य पदार्थों का क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा, और उसके बाद बचा हुआ भोजन बड़ी आंत से होते हुए मल द्वार द्वारा क्या होगा, निकल जाएगा, जिसे हम काइम बोलते हैं। काइम क्या होगा, बचा हुआ निकल जाएगा। तो यहां पे समझते हैं, छोटी आंत जैसे छोटी है, जैसे भोजन वहां से निकला,
तो यहाँ पे छोटी आंत है, ठीक है। अब छोटी आंत के पास से यहाँ पे क्या होगी, एक यकृत होगा, लीवर होगा। लीवर का कार्य भोजन की प्रक्रिया में क्या होता है, तो लीवर अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत में पित्त बाइल का निर्माण यहीं से होता है, यकृत से, लीवर से, ठीक है ना। अब यहां पे पित्त नामक शब्द आया है। लीवर वैसे तो आपके भोजन में कोई प्रक्रिया नहीं निभाता है, लेकिन लीवर के अंदर, यकृत के अंदर पित्त का निर्माण होता है, बाइल जूस का निर्माण होता है, और बाइल जूस पित्ताशय गाल ब्लैडर में क्या होता है, संचित रहता है। क्या रहता है, संचित रहता है। और ये पित्ताशय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए इस पित्ताशय को समझते हैं। मैंने आपको बताया कि जो पेट है, आमाशय है, आमाशय में जो काइम है वो अभी एसिड से निकल के जस्ट सामने आया है। और मैंने आपको बताया कि एसिड वाली चीजें अगर आपकी बॉडी को छू जाए तो अंदर से घाव उत्पन्न करना शुरू कर देंगे। तो आमाशय को बचाने के लिए तो काइम था आपके शरीर में, लेकिन जैसे ही काइम आमाशय को बचाने के लिए तो म्यूकस था आपके पास, लेकिन जैसे जो आपका भोजन है, जिसे हम काइम, जिसका रूप हमने दिया, नाम दिया, अगर वो काइम आमाशय से निकलेगा तो उसके अंदर एसिड लगा हुआ है, और जब एसिड निकल के छोटी आंत में आएगा तो म्यूकस तो वहां पे है नहीं है, तो वो तो बिना ऐसे, बिना म्यूकस के है। तो जो एसिड लगा हुआ काइम है वो छोटी आंत में आएगा, जैसे ही वो क्या करेगा, वो आपके छोटी आंत को जलाना शुरू कर देगा, है ना। लेकिन इसी प्रक्रिया को ना हो, भगवान ने आपके पास गाल ब्लैडर दिया। गाल ब्लैडर दिया तो वहां पे पित्त रस का निर्माण किया। पित्त हल्का पीला कलर का क्या होता है, एक क्षारीय प्रकृति का द्रव्य है। द्रव्य है मतलब लिक्विड है। ये क्षारीय प्रकृति का होता है, और क्षारीय प्रकृति का होने की वजह से जो काइम एसिड नेचर का था उसके ऊपर ये क्या करता है, छिड़काव करता है अपने लिक्विड का, और काइम को क्षारीय बेस में बदल देता है। और बेस आपके शरीर में ऐसी चीजें उत्पन्न नहीं करेगा जो कि एसिड उत्पन्न कर सकता था। इसलिए भोजन को वो बदल देता है, किसमें, बेस में, क्षार में बदल देता है। क्षारीय प्रकृति में बदलने का कार्य पित्ताशय का होता है, गाल ब्लैडर का होता है, पित्तरस का होता है। ये चीज समझिएगा। इसीलिए लीवर इंपोर्टेंट तो है अपने शरीर में, लेकिन भोजन पाचन प्रक्रिया में गाल ब्लैडर बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है। इसमें यकृत द्वारा बनाया गया पित्त आकर जमा होता है, या क्षारीय प्रकृति का हल्का पीला कलर का होता है। वसा पाचन में महत्वपूर्ण होता है। इसमें स्टोन जमा हो जाने पर इसे निकालकर काटकर फेंक देते हैं। पित्तरस का निर्माण इसमें नहीं होता, याद रखिएगा। गाल ब्लैडर में पित्तरस का निर्माण नहीं होता, बल्कि लीवर में पित्तरस का निर्माण होता है, और वो निर्माण होने के बाद एक संचित रूप में गाल ब्लैडर में जाके रख दिया जाता है। ठीक है, यहां पे याद रखिए। दूसरी बात यहां पे ये याद रखिए कि वसा, आपके शरीर में वसा भी पाई जाती है। वसा मतलब जो आपने घी खाया, जो आपने तेल खाया, ठीक है ना, यही सब चीजें क्या है, ये वसा का रूप धारण करती हैं। ठीक, वसा अगर आपके बॉडी में पच रही है तो उसके पीछे का कारण क्या है, पित्त है, पित्त रस है। अगर वसा पाचन बाधित हो जाती है तो जो बड़ी बड़ी डकारें नहीं है, तो ये सारी चीजें आने के पीछे कारण यही है कि आपने पित्त रस का निर्माण जो है वो कम कर दिया है, आपका लीवर बनाना कम कर दिया है। अब वसा आपके शरीर में क्या हो रही है, पच नहीं रही है, और वसा नहीं पचेगी तो आपके शरीर में अलग अलग तरीके से चीजों को भी उत्पन्न करेगी। ठीक है ना। अब आइए एक तरफ यहां पे ये हो जाने के बाद अब एक इंपॉर्टेंट हमारे पास और चीज है, वो है अग्नाशय। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये एक मिश्रित ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। मिश्रित ग्रंथि क्या होती है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और बहिःस्रावी ग्रंथि होती है, जिसको हम मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। यहां पे पूर्ण पाचक रस पाया जाता है, जो क्या करता है, खाने को पूर्ण रूप से पचा देता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अब समझते हैं। ठीक है, पूर्ण पाचक रसनों में कुछ अब ऐसे तत्व हैं जिनका कार्य कैसे क्या है, एक मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जिसको आपको समझने में दिक्कत ना हो, तो यहां पे समझिए। सबसे पहले बात, टाइलिन। टाइलिन का कार्य क्या है, स्टार पाचन में। पेप्सिन का कार्य क्या है, प्रोटीन पाचन में। रेनिन का कार्य क्या है, रक्त में एजिओटेसिनोज एवं एजिओटेसिन को बदलता है, और रेनिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन का कार्य मसृण पेशियों, स्मूथ मसल्स में सिकुड़ना प्रेरित करता है। फल शर्करा फ्रक्टोज होती है, दूध शर्करा लैक्टोज होती है, और चीनी सुक्रोज की बनी होती है, और स्टीविया एक प्राकृतिक स्वीटनर होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का सूत्र याद रख लीजिए, अगर आपके एग्जाम में पूछे C6H12O6 इसका फार्मूला होता है, भूलिएगा नहीं।
अब चलते हैं विटामिन की तरफ। अब कहां चलते हैं? विटामिन की तरफ। विटामिन, पोलिश वैज्ञानिक फंक ने विटामिन शब्द का क्या किया था? आविष्कार किया था। विटामिन ए बी की खोज एल्मर मैकुलम ने की थी। देखिए विटामिन शब्द जो है वो फंक ने दिया था। विटामिन ए बी की जो खोज है वो एल्मर मैकुलम ने की थी। कीड़ा, कीड़ा मतलब होता है विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन ई। ये इसको हम कीड़ा के रूप में भी जानते हैं, एक फार्मूला के रूप में है, आप याद रखिए। विटामिन के, डी, ए, ई ऐसे हैं जो वसा में क्या हो जाते हैं? घुलनशील विटामिन होते हैं। ये वसा में भी क्या होते हैं? घुल सकते हैं। भाई विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो ऐसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो ऐसे एग्जाम में प्रश्न जो आते हैं तो आपको उनको अपने दिमाग में रखना होता है। वहीं आगे, कैसीन एक फास्फोप्रोटीन है, यह दूध को सफेद रंग देता है। तो कैसीन जो होता है वो एक फास्फोप्रोटीन है। क्या, कैसा प्रोटीन है? फास्फोप्रोटीन है। इसका कार्य क्या है? यह दूध को सफेद रंग देने का कार्य किसका है? कैसीन का होता है। ये चीज याद रखिएगा। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। अब चलते हैं, कुछ विटामिन हैं जिनकी कमी से कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले विटामिन है, विटामिन ए। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनाल होता है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? रेटिनाल होता है। इसकी कमी से आपको रतौंधी और जीरेप्थेल्मिया नामक क्या होता है? रोग हो जाता है। विटामिन बी1 जिसको हम थायमीन के नाम से जानते हैं, बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है इसकी कमी से, और वृद्धि आदमी की क्या होती है? रुक जाती है। विटामिन बी12, विटामिन बी2 जिसे हम राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं, इससे किलोसिस नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी3 जिसे हम नियासिन या निकोटिनिक के नाम से भी जानते हैं, इससे पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है, जिसे हम चर्मग्राह भी कहते हैं। विटामिन 5 पेंटोथिनिक अम्ल भी इसको हम बोलते हैं, इससे चर्म रोग हो जाता है और आपका बाल सफेद होना लग जाता है इसकी कमी से। विटामिन बी6 पाइरिडॉक्सिन इसका वैज्ञानिक नाम है, इसकी कमी से रक्त क्षीणता या फिर चर्म रोग आपको हो जाता है। ठीक है, रक्त क्षीणता क्या होती है आप समझिएगा। रक्त क्षीणता एक तरह से हम इसको जो लौह की आपके अंदर कमी हो जाती है वही रक्त क्षीणता के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। विटामिन बी7 इसे हम बायोटीन के रूप में जानते हैं। अगर इसकी कमी हो गई तो आपका बाल झड़ना शुरू हो जाएगा और चर्म रोग को ये क्या करता है? उत्प्रेरित करता है। विटामिन बी9 इसको हम फोलिक एसिड के रूप में जानते हैं, ये रक्त क्षीणता के रूप में भी होता है। रक्त क्षीणता के रूप में होता है। रक्त क्षीणता मतलब मुझे अभी नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। शरीर में लौह की कमी हो जाती है, एनीमिया रोग। रक्त क्षीणता मतलब एनीमिया जो होता है ना, एनीमिया रोग, एनीमिया रोग इसी के कारण से होता है। लोहे की कमी भी उसकी वजह होती है, लेकिन जो फोलिक अम्ल है वो अगर आपके बॉडी में कम हो जाता है तो एनीमिया रोग आपके शरीर में हो जाता है। ठीक है। बी12 को हम साइनोकोबालैमिन के नाम से जानते हैं, इसकी कमी से तंत्र की गड़बड़ी हो जाती है। विटामिन सी इससे स्कर्वी रोग होता है। लौह के अवशोषण में ये क्या करता है? भाग लेता है। आगे विटामिन ई जिसको हम टोकोफेराल के नाम से जानते हैं, ये जनन क्षमताओं की कमी को उत्पन्न करता है। विटामिन के आपको पता है नेप्थोक्विनिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनना शुरू हो जाता है। ठीक, ये चीज याद रखिए आप। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट मैंने इस साइड में लिख रखे हैं, इन इंपोर्टेंट फैक्टों को हमको यहाँ पे क्या करना है? देखना है। गाय के दूध का हल्का पीला रंग बीटा कैरोटीन के उपस्थिति के कारण होता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है, मैंने आपको पिछले भी बताया। दूध पूर्ण आहार कहा जाता है। तो अगर आपके कोई भी ऐसा चीज है जिसको हम पूर्ण आहार कह सकते हैं भोजन में, तो वो दूध है। ठीक है ना। विटामिन डी के बारे में थोड़ा सा देखिए। बच्चों में इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है और वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया नामक इससे रोग हो जाता है। रिकेट्स वो होता है जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, कुछ बच्चे होते हैं जिनके पैर ऐसे क्या होते हैं? धनुषाकार आकृति में बन जाते हैं। ठीक है ना, धनुषाकार आकृति में बन जाते हैं। ठीक है, हड्डियों की कमी से वो फैल जाते हैं, वो रिकेट्स के रूप में जाना जाता है, याद रखिए। स्टार्च आयोडीन घोल के साथ क्रिया करके नीला काला रंग देता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्टार्च आयोडीन की घोल के साथ क्रिया करेगा तो कौन सा कलर देगा? तो नीला और काला कलर देगा। अब आते हैं कुछ ग्रंथियों के बारे में देखते हैं।
एक बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, मिश्रित ग्रंथि क्या होती है। देखिए बहिस्रावी ग्रंथि जो नालिका युक्त होती हैं, जैसे दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, लाल ग्रंथि। नालिका युक्त मतलब ये होता है जैसे खून हमारे नसों के माध्यम से बह रहा है, वैसे ही यहां पे जो दुग्ध ग्रंथि या श्वेत ग्रंथि ये भी एक जोड़ होगा, इनमें एक तरह से नस जैसी एक वो होगी, एक तरह से जैसे पाइपलाइन होती है, उसके माध्यम से अगर ग्रंथियों में एंजाइम का प्रवाह हो रहा है या फिर किसी चीज का प्रवाह हो रहा है तो बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना। अंतःस्रावी ग्रंथि जो नलिका विहीन होती हैं, डक्टलेस होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नलिका विहीन या अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में जानते हैं। इसमें पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल, पीनियल, थाइमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस को ही पीयूष ग्रंथि के रूप में जानते हैं, ये आप देखेंगे। ठीक है ना। ये ऐसी ग्रंथि है, इसके क्या एग्जांपल है। मिश्रित ग्रंथि में एक ही है जिसको हम अग्नाशय बोलते हैं, ये दोनों तरह के कार्य करता है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लेते हैं अग्नाशय के बारे में। ठीक है ना। वहां पे हमने सही से नहीं लिया था, यहाँ पे पूरा एग्जैक्ट सही लेते हैं। पाचन एंजाइम तथा इसकी लैंगरहेस की दीपिकाओं की बीटा कोशिका से इंसुलिन, अल्फा से ग्लूकैन तथा डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। देखिए आपका अग्नाशय जो होता है वहां की लैंगरहेस की दीपिकाएं पाई जाती हैं, जहां पे अल्फा, बीटा और डेल्टा तीन दीपिकाएं आपको वहां पे देखने को मिलेगी। जहां पे जो डेल्टा है या फिर जो अल्फा है, अल्फा से जो आपको ग्लूकागैन स्रावित होता है। ठीक ना। और जो बीटा है वहां से इंसुलिन स्रावित होता है। ठीक है, याद रखिए। और जो डेल्टा है वहां से सोमैटोस्टेनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इन हर हार्मोन का अलग अलग तरीके से कार्य होता है, लेकिन हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है, हमारे लिए सबसे जरूरी है इंसुलिन, बीटा। तो आपके शरीर में अग्नाशय की लैंगरहेस की दीपिकाओं की बीटा कोशिका में क्या पाया जाता है, इंसुलिन पाया जाता है। अगर ये इंसुलिन समाप्त हो जाता है या इंसुलिन में किसी तरह की गड़बड़ी आ जाती है तो इससे आपको मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन का कार्य होता है आपके बॉडी में जो आपकी रक्त शर्करा है उसको क्या करना, मेंटेन किए रहना। और ये रक्त शर्करा अगर मेंटेन नहीं होती है तो आपको डायबिटीज हाई या लो दोनों की कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है ना। तो इंसुलिन बहुत महत्वपूर्ण है, ये लैंगरहेस की बीटा द्वीप में पाई जाती है, ये चीज याद रखिएगा। अग्नाशय के पाचक रस से उत्पादन के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन सिक्रेटिन है। ठीक है। उदक में जिसको हम डायबिटीज कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्रायः अत्यधिक प्यास लगती है। ये चीज एक फैक्चुअल डिटेल के रूप में है, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, यहां पे ये साइड में अब कुछ एंजाइम्स हैं, कुछ हार्मोन्स हैं। उन हार्मोन्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, कुछ हार्मोन्स हैं, उन हार्मोन्स को हम लोग क्या करेंगे, यहां पे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले उन हार्मोन को हम समझें, उससे पहले हम यहाँ पे उदक में के बारे में सही से सारी डिटेल ले लेते हैं। डायबिटीज के बारे में सही से सारी क्या करते हैं, डायबिटीज के बारे में सारी चीजें देख लेते हैं। देखिए उदक में इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्रायः अत्यधिक प्यास लगती है, क्योंकि इसमें शरीर का निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसको उपचार हेतु कृत्रिम एडीएच या वेसोप्रेसिन का उपयोग करते हैं, जिसे पेट्रेसिन कहते हैं। कॉफी, चाय, विस्की मतलब मदिरा के सेवन से शरीर में एडीएच हार्मोन की मात्रा घट जाती है, जिससे मूत्र की मात्रा बढ़ने से बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है तथा शरीर का निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हो जाता है। वेसोप्रीन या एडीएच की अधिकता होने पर मूत्र गाढ़ा तथा रुधिर तनु हो जाता है, जिससे रुधिर दाब बढ़ जाता है। वेसोप्रीन का स्रावण पीयूष ग्रंथि से होता है। इसका मुख्य कार्य वृक्क में वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग तथा संग्रह नलिकाओं से जल के रुधिर में पुनरावशोषण को बढ़ाना होता है। इसलिए इसे मूत्रल रोधी हार्मोन या एडीएच कहते हैं। अब आगे समझिए मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में। मानव शरीर में पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि एक सूक्ष्म स्मॉल अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो कि गोल तथा भूरी लाल होती है। इसका भार लगभग 0.5 से 1 ग्राम तथा व्यास 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, इसे होता है
इसे हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं, जो कि मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जानते हैं, ये चीज याद रखिएगा। इसके कई हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, जिसमें हाइपोथैलेमस को पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर कहा जाता है, क्योंकि यह मस्तिष्क का भाग, तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र के प्रमुख संयोजन की भूमिका निभाता है। तो सबसे पहली बात, तो पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर हाइपोथैलेमस को बोला जाता है। अब समझते हैं हम ऊपर। अब ऊपर आते हैं और कुछ हमारे इंपॉर्टेंट जो और डिटेल हैं, जैसे कि सबसे पहले सोमेट्रोटोपिन क्या होता है। सोमेट्रोटोपिन एक वृद्धि हार्मोन है। इसका शरीर में संबंध वृद्धि से है, जिसकी अधिकता से भीम कायता मतलब आप देखते हो कोई 9-9 10-10 फुट के व्यक्ति हो जाएंगे, 8 फुट के व्यक्ति जो भीम कायता बोलते हैं, और इसकी कमी से बौनापन हो जाता है, 2 फुट 4 फुट 3 फुट ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, भीम कायता वाले व्यक्ति बोले जाते हैं। ठीक है ना। आगे एक हार्मोन है थायरॉक्सिन। हार्मोन का स्रावण गले में स्थित थायराइड ग्रंथि से होता है। ठीक है। यह शरीर में उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है और वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में भी क्या करता है, कार्य करता है। और इसकी एक अपनी विशेषता है, उस विशेषता को हम लोग क्या करेंगे यहां पे समझेंगे। इस हार्मोन की कमी से बच्चों में जड़ मानवता तथा वयस्कों में मिक्सिडीमा नामक रोग हो जाता है। ठीक है ना। सामान्य घेंगा या गलकंड तथा हाशिमोटो का रोग भी इसी कमी से होता है। किसकी कमी से, थायरॉक्सिन की कमी से होता है। अब थायरॉक्सिन के बारे में यहां पे एक पूरी विस्तृत जानकारी दी गई है, जिसको हम यहां पे समझते हैं। इस हार्मोन से जड़मानवता या फिर मिक्सिडीमिया नामक रोग हो जाता है। सामान्यतः गेंगा या गलकंड या हाशिमोटो का रोग भी इसी कमी से होता है। नेत्रोसेंधी गलकंड, एक्सोपैंथेल्मिक ग्वाइटर तथा प्लूमर का रोग थायराइड ग्रंथि के स्रावण के कारण ही होता है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल है, जिसे थायराइड ग्रंथि से स्रावित करने के लिए प्रेरित करने वाले हार्मोन थायरोट्रोपिन या टीएचएस का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। पैराथायराइड या पारावटु ग्रंथियां भ्रूण के एंडोडर्म से व्युत्पन्न ग्रंथि है, जो कि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है। यह गले में थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है। इसके द्वारा पैराथॉर्मोन नामक हार्मोन का स्त्राव होता है, जो कि रुधिर में कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा को बनाए रखता है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं दूसरा, एड्रेनिल के बारे में। एड्रेनिलिन या एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है, जिसे स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है तथा शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। इसके प्रभाव से वाहिका विस्तारण के कारण मस्तिष्क, कंकाल पेशिका, हृदय, फेफड़ा, यकृत आदि अंगों में रुधिर संचार बढ़ जाता है। इसे नॉरएपिनेफ्रिन के प्रभाव से बढ़ा हुआ रुधिर दाब कुछ कम हो जाता है। ठीक है ना। एड्रिनल मेडुला से स्रावित नॉरएपिनेफ्रिन के प्रभाव से वाहिका संकीकरण के कारण त्वचा, पाचन, उत्सर्जन, जनन आदि अंगों में रुधिर संचार कम हो जाता है। इससे इन अंगों की क्रियाशीलता कम हो जाती है और रुधिर दाब बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो दोनों क्रियाएं हैं, दोनों चीजें हैं, दोनों चीज आप यहां समझिएगा। ठीक है ना। एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन शरीर में संकटावस्था का सामना करने हेतु उग्र विपत्ति प्रतिक्रिया करने हेतु तैयार रहते हैं, अर्थात संकट काल एवं विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सेशन ये प्रमुख मादा हार्मोन होते हैं। ये तीन हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सेशन, ये सिर्फ मादाओं में पाए जाते हैं, पुरुषों में नहीं पाए जाते। तो ये प्रमुख क्या है, मादा फीमेल हार्मोन्स होते हैं, जहां एस्ट्रोजन का उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय के ग्राफियन पिटकाओं के थीका इंटरना के कोशिका द्वारा यौनवा आरंभ से लेकर रजोन वृत्ति की आयु लगभग 45 से 52 वर्ष तक होती है। प्रमुख एस्ट्रोजन एस्ट्रेडियाल होता है, जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं। ठीक है।
ये चीज याद रखिए। सबसे पहले तो आप यहाँ पे समझिए कि रजोनिवृत्ति क्या होती है। रजोनिवृत्ति होता है पीरियड टाइम, ठीक है, जो 13 वर्ष की लगभग अवस्था से शुरू होके 45 से 52 अवस्था तक जाता है। अगर ये टाइम नहीं होगा तो यहाँ पे स्त्रियों के अंदर जो उत्पन्न होने की क्रिया है, बच्चों के पैदा करने की क्षमता है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बच्चे पैदा नहीं होंगे, ठीक है ना। दूसरी बात यहाँ पे समझिए, प्रमुख एस्ट्रोजन एस्ट्रिऑल होता है, जिसे नारी विकास हार्मोन कहा जाता है। एस्ट्रोजन नारी विकास हार्मोन के रूप में जाना जाता है। यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे लड़कियों के अंदर जो विकास है उसको एस्ट्रोजन क्या करता है, शो करता है। एस्ट्रोजन अगर कम उत्पादित होगा तो लड़कियों के अंदर जो विकास है, प्रमुख मादांग जो होते हैं, उनका विकास क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है या रुक जाता है। जैसे कि लड़कियों में स्तनों का विकास, दुग्ध ग्रंथियों का विकास, गर्भाशय का विकास, योनि का विकास आदि समुचित विकास में सहायक होता है। अगर ये सही से नहीं होता तो ये सारे विकास क्या होते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, ठीक है। याद रखिए, एस्ट्रोजेंस का स्रावण पीयूष ग्रंथि के पुटका प्रेरक हार्मोन एफएसएच तथा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच के नियंत्रण से होता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, का स्रावण कार्पस लुटियम से होता है तथा यह हार्मोन गर्भधारण के लिए आवश्यक लक्षणों को विकास को प्रेरित करता है। मतलब प्रोजेस्टेरॉन जो होता है उसका मेन कार्य होता है कि गर्भधारण जो करे व्यक्ति, इसके लिए वो प्रेरित करता है। इसके प्रभाव से गर्भाशय की एंडोमेट्रियम का मोटा होना, जिसमें रुधिर परिसंचरण का बढ़ना, इसकी कोशिकाओं में वसाव और लाइकोजोनन का संचय होना तथा अंडाशयों में नई पिटका के निर्माण की प्रक्रिया बंद होना शामिल होता है। आगे रिलैक्सेशन क्या होता है, तो रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे रिलैक्सेशन हार्मोन का स्रावण गर्भावस्था में कार्पस लुटियम तथा आवल प्रेजेंटा, जिसको हम बोलते हैं आवल प्रेजेंटा द्वारा होता है। यह एक पॉलीपेप्टाइड होता है। यह हार्मोन श्रोणिक मेखला के प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक जोड़ को लचकदार बनाकर फैलाता है, जिससे गर्भाशय ग्रीवा चौड़ी हो जाती है और शिशु जन्म में सुगमता होती है। तो रिलैक्सेशन जो होता है उसका मुख्य कार्य, जब बच्चा पैदा हो रहा हो तो उस टाइम पे रिलैक्सेशन का उत्पन्न होना बहुत जरूरी है, जिससे कि यह क्या करता है, कि लिम्फेसाइसिक नामक जोड़ को लचकदार बना देता है, उसको फैला देता है, जिससे कि गर्भाशय की ग्रीवा चौड़ी हो जाती है, ठीक है। अब पुरुषों के वृषणों में, टेस्टिस में लेंडिंग की कोशिकाओं, सेल्स ऑफ लाइनिंग से नर हार्मोन तथा एंड्रोजेंस का स्रावण होता है। प्रमुख एंड्रोजेंस टेस्टोस्टेरॉन होता है, जिसे पौरुष विकास हार्मोन भी कहा जाता है। पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन एवं यौन आचरण को यह प्रेरित करता है। मां और शिशु के बीच गले लगना, चूमना, शिशु की देखभाल तथा वात्सल की तथा मैथुन की समय भोग विलासिता की भावनाओं को ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन क्या करता है, प्रेरित करता है। याद रखिए, ऑक्सीटोसिन जो होता है वो स्त्रियों में पाया जाता है, इसलिए मां की ममता बोली जाती है, क्योंकि मां के अंदर जो ममता होती है वो ऑक्सीटोसिन के कारण होती है। वो इसीलिए अपने बच्चों से ज्यादा जुड़ाव महसूस कर पाती है जितना कि पिता नहीं, क्योंकि हार्मोन ही उनको ये करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है ना। याद रखिए, नामक हार्मोन बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य ऊतक होते हैं, स्त्रियों के गर्भाशय में, दूसरा स्तन ग्रंथियों में, ठीक है ना। यह हार्मोन शिशु द्वारा दुग्ध प्रदान के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़कर दुग्ध उत्प्रेषण को बढ़ाने का कार्य करता है। अब आगे देखते हैं प्रोलैक्टिन या ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन का स्रावण अग्र पिट्यूटरी के लेप्टोट्रोफ कोशिका से होता है। इसका मुख्य कार्य शिशु जन्म के बाद दुग्ध स्रावण को प्रेरित करना है। प्रोलैक्टिन का कार्य ये होता है, ये चीज याद रखिएगा। आगे देखते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क गोलार्धों के बीच स्थित होती है, जो मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसे एपीफाइसिस सेरेब्राई भी कहते हैं। इससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो निद्रा जगाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। मंद प्रकाश रात में इसका स्रावण अधिक होता है, जबकि तीव्र प्रकाश दिन में इसका स्रावण कम होता है। इसीलिए आप जब रात में सोने जाते हो तो आप बोलते हो भैया लाइट थोड़ा बंद कर दो, क्योंकि जब तक लाइट जलती रहती है
तब तक आपके अंदर मेलाटोनिन बहुत कम प्रभावित होता है, बहुत कम स्रावित होता है, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब या खट्टा हो जाता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध से दही को बनाता है, छाछ को बनाता है, पनीर निर्माण का कार्य करता है। विटामिन B12 और के मनुष्य की आंत के जीवाणुओं के द्वारा क्या होते हैं, संश्लेषित किए जाते हैं। प्रोटीन वसा दोनों की प्रचुरता मूंगफली में पाई जाती है। सोयाबीन में प्रोटीन 40% पाई जाती है। वह ग्लूटीन गेहूं की रोटी बनाने के गुणों को क्या करता है, प्रभावित करता है। फास्फोरस हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता के बीच जो तत्व संतुलन है उसको बनाए रखने का क्या करता है, कार्य करता है। आगे अमीनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है, इसके लिए हमें अलग से चीजों को खाना पड़ता है। दूध पिलाने वाली मां के लिए प्रतिदिन 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। स्टार्च और सेलुलोज के बीच में क्या अंतर है, आइए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इनमें समानता क्या होती है। दोनों वानस्पतिक उद्भव हैं, दोनों बहुलक होते हैं, दोनों ग्लूकोज अणु से बने होते हैं। इनमें अंतर क्या आता है कि स्टार्च आयोडीन घोल में काला नीला रंग देता है, वहीं सेलुलोज आयोडीन घोल में रंग ही नहीं देता है। ये इनके बीच में क्या है, डिफरेंस है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने फैक्चुअल डिटेल में लिख दी उन्हीं को मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। जैसे अलसी ओमेगा 3 वसी अम्ल का प्रचुर स्रोत है। विटामिन डी हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी जो होता है उसे हम एक हार्मोन भी बोलते हैं। ये विटामिन तो है भी लेकिन एक हार्मोन भी होता है। तो आपसे यहाँ पे अगर प्रश्न पूछे कौन सा विटामिन है जिसे हम हार्मोन भी कहते हैं, तो विटामिन डी होता है। ऐसे ही प्रश्नों को आपके एग्जाम में उठाता है, फिर आप कहते हैं कि सर पता नहीं कहां से क्वेश्चन पूछा था। ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक ना। दूध में लगभग 87% जल पाया जाता है। लोहा दूध में बिल्कुल नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, सारे तत्व लगभग पूर्ण पाचन इसलिए दूध को बोला जाता है, लेकिन एक ऐसा तत्व जिसे हम लोहा बोलते हैं, आयरन बोलते हैं, आयरन दूध के अंदर नहीं पाया जाता। अगर क्वेश्चन में पूछे कि दूध के अंदर क्या आयरन पाया जाता, तो आप बताइएगा बिल्कुल नहीं पाया जाता। अब आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है जिसको हम रक्त परिसंचरण बोलते हैं या परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, इसके बारे में जानेंगे। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण या का जो क्या नाम है, रक्त परिसंचरण की जो खोज की गई वो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया। इसीलिए विलियम हार्वे को हम रक्त परिसंचरण का खोजकर्ता भी कहते हैं, ठीक है ना। मानव का जो शरीर का जो हृदय है वो 72 से 75 बार क्या करता है, धड़कता है। रक्त जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बता दिया जो आपके शरीर के अंदर पाई जाती है। याद रखिए, हृदय जब आपका क्या करता है, धड़कता है, जब हृदय आपका क्या करता है, धड़कता है, तो वो धड़कने का कार्य ही यही है कि ब्लड को क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो ब्लड को क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है। और जब ब्लड को पंप करता है तो नसों के माध्यम से, आर्टरीज के माध्यम से आपके सारे बॉडी में क्या होता है, वो ब्लड जा रहा होता है, फैल रहा होता है। जैसे कि ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल में पाइप लगा दिया जाता है, फिर मशीन नीचे चला दी जाती है, ट्यूबवेल चलता है, पानी निकलता है, पाइप के माध्यम से जिस खेत में आप चाहते हैं पानी भेजते हैं। वही कार्य यहां पे किसका है, वही कार्य यहां पे इसका हृदय का होता है जो ब्लड पंप करने का कार्य करता है। शरीर के खून के अंदर एक हीमोग्लोबिन नामक क्या पाया जाता है, एक प्रोटीन पाया जाता है। हीम मतलब होता है लाल रंग और ग्लोबिन मतलब होता है प्रोटीन। तो मतलब जो आपके खून का लाल रंग है उसकी वजह ही होती है हीम नामक प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन जो है उसका मेन कारण क्या है, उसका मेन कार्य क्या है, वो आपके खून को लाल रंग प्रदान करता है। रुधिर वर्णिका रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करती, मतलब रुधिर लाल वर्णिका मतलब आरबीसी जो होती है वो रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करती हैं, बल्कि इसका कार्य डब्ल्यूबीसी करती हैं। ये यहां पे समझते हैं। डब्ल्यूबीसी जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड, जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, कि अत्यधिक मात्रा ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर को कहते हैं, को प्रेरित करती है, ठीक है ना। हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, अर्थात जब कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप नापता है तो वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है। आगे रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त समूह की खोज मतलब रक्त समूह मतलब कि आपका रक्त ए होगा, बी होगा या ए बी होगा,
ठीक ना, या O होगा या A पॉजिटिव होगा, B निगेटिव होगा, A निगेटिव, ऐसे ये जो है रक्त खोज के जो समूह के जो खोज करता है वो कार्ल लैंडस्टीनर है, ये चीज याद रखिएगा। और रक्त का जो पीएच वैल्यू होती है 7.4 होती है, मतलब रक्त कैसा है, वो एसिड सॉरी बेस नेचर का होता है। क्या होता है, रक्त बेस नेचर का होता है, मतलब कि क्षारीय नेचर का होता है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, एक मैं आपको यहां पे समझाता हूं बात कि एंटीजेंस क्या होते हैं। एंटीजेंस की मूल विशेषता प्रतिरक्षियों एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करना होता है। सर एंटीजेंस एंटीबॉडी ये क्या होता है, इनको थोड़ा सा आप मुझे समझा दीजिए। देखिए एंटीबॉडी क्या होता है, तो सबसे पहले इसको समझिए। मान लीजिए आपको कोई किसी तरह का रोग हो गया, और जब किसी तरह का आपको रोग हो जाता है तो आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जैसे WBC के अंदर पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो लड़ते हैं और लड़के उस रोग को समाप्त कर देते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो समझ जाते हैं कि भैया आपके शरीर में कोई रोग आया, वो उससे लड़े, और जब लड़ दिए तो अपने दिमाग में ये चीज बैठा ली कि देखिए अब इस तरह का कोई भी रोग आएगा तो हमको ये वाली प्रक्रिया अपनानी है, ये वाला तीर उठाना, इसको खींच के मार देना, ये रोग समाप्त हो जाएगा। तो वो अपने अंदर क्या करते हैं, एक एंटीबॉडी डेवलप कर लेते हैं। एंटीबॉडी डेवलप करने मतलब ये होता है कि वो जान गए कि ये रोग आएगा तो ये वाला हमको कार्य करना है, ये रोग आएगा तो ये वाला रोग कार्य करना है, तो वो एंटीबॉडी क्या करते हैं, अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, जिससे कि जो रोग आए उससे वो तुरंत क्या हो जाए, सतर्क हो जाए और उसके लिए तुरंत वहां पे कार्य करना शुरू कर दें। लेकिन कुछ नए रोग होते हैं जिनके बारे में उनके पास ना उपलब्धता होती है, ना एंटीबॉडी निर्माण होता है, जिससे शरीर हमारा क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। जैसे अभी कोरोना नया वायरस आया, जब कोरोना नया वायरस आया तो भैया हमारे अंदर ऐसा एंटीबॉडी थी ही नहीं जो क्या करे कि वो जाके लड़े कोरोना से। तो अब एंटीबॉडी डेवलप करने के लिए अब धीरे धीरे उनको कार्य करना पड़ेगा, धीरे धीरे कार्य करना पड़ेगा, उनसे लड़ना पड़ेगा। कोरोना ज्यादा हाई पावरफुल का हो गया, लड़ ही नहीं पा रहा है, तो लोग निपटने शुरू हो गए। तो अब क्या करता है मानव अलग से टीका को उपयोग करेगा, अलग से वैक्सीन बनाएगा कि हम शरीर के अंदर एंटीबॉडी डाल दें, शरीर के अंदर क्या करें, एंटीबॉडी डाल दें, ताकि वो एंटीबॉडी जाके अगर आपके शरीर में कोई रोग है जिसके बारे में आपके शरीर को पता नहीं, तो एंटीबॉडी जाके सबको ये सारी चीजें बता दे, और आगे भविष्य में भी अगर ऐसे रोग आपके पास आना शुरू हो तो वो क्या करें, उनसे आपकी प्रतिरक्षा करें। तो एंटीबॉडी का मूल कार्य ऐसा यही चीज होती है। आइए अब यहाँ पे नोट पे देखते हैं कि रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन्स निर्मित होती है जो कि विष पदार्थों को निष्क्रिय करती है, मोनोसाइट द्वारा नहीं एंटीबॉडी निर्मित होती है। याद रखिएगा कि लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करती है, मोनोसाइट का निर्माण कार्य एंटीबॉडी का नहीं होता है। आगे देखिए कि मानव रक्त की सांद्रता का कारण रक्त में प्रोटीन प्लाज्मा का होना होता है। WBC का व्यास कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर 0.007 मिलीमीटर होता है। रक्त दाब स्फेग्नोमीटर के द्वारा क्या होता है, मापा जाता है। वृद्ध व्यक्ति में सामान्यतः रक्त दाब बढ़ जाता है। लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा बोन मैरो में विकसित होती हैं। RBC 120 दिनों तक प्रसारित होती हैं। तिल्ली या प्लीहा स्प्लीन में पुरानी RBC को नष्ट करने का कार्य करती है। तो यहां पे आप समझिए कि RBC का जो निर्माण है, RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहां पे, अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है, ठीक है ना। और 120 दिन तक ये जीवित रहती हैं और अंततः प्लीहा में स्प्लीन में क्या होती हैं, ये मर जाती है पुरानी वो। और WBC प्लीहा में बनती है, जहां पे RBC मरती है वहीं पे क्या बनती है, WBC बनती है, और 4 दिनों तक यह जीवित रहती है। प्लाज्मा में 90% जल होता है, यह रक्त की कुल मात्रा का लगभग 55% ग्रहण करता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, अब जानते हैं रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम थ्रोम्बिन होता है। यहां पे याद रखिए कि रक्त का थक्का जो बनता है वो थाइम्ब्रिन नामक जो एंजाइम होता है इसकी वजह से बनता है। आगे रुधिर स्कंदन की क्रियाविधि का स्पष्ट विवरण हावेल ने दिया था। याद रखिए कि रुधिर स्कंदन मतलब रक्त का थक्का जो जमना होता है, स्कंदन मतलब थक्का जमना, ठीक है ना। इसका स्पष्ट विवरण हावेल ने हमको दिया था, यह चीज हमारे दिमाग में रखना है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण अग्नाशय द्वारा जारी इंसुलिन नामक हार्मोन करता है, गुर्दे वृक्क का कोई कार्य नहीं होता। मतलब अगर क्वेश्चन पूछ ले कि क्या रक्त में जो रक्त शर्करा है उसको
नियंत्रित करने का कार्य क्या गुर्दा करता है? तो आप बोलिएगा नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इसका कार्य इंसुलिन नामक हार्मोन करता है, जो मैंने आपको पीछे बताया भी। एंटीजेंस और एंटीबॉडी प्रतिपिंड के निर्माण को उत्दीपित करते हैं, मतलब जो एंटीजेंस होते हैं वो एंटीबॉडी के निर्माण को उत्दीपित करते हैं। अब आते हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानते हैं। हमने पहले तो भोजन तंत्र मतलब पाचन तंत्र जान लिया, रक्त संचरण जान लिया, अब उत्सर्जन तंत्र के बारे में आते हैं, जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं रुधिर को छानकर इसमें से अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थों को हटाना वृक्क का कार्य होता है। ठीक है ना, वृक्क मतलब किडनी का कार्य होता है। ठीक है, किडनी देखिए यहाँ पे पीयूष ग्रंथि से एडीएच हार्मोन का स्राव होता है, या हार्मोन वृक्क से मूत्र की मात्रा को निस्तारित करने के नियंत्रण हेतु होता है। मतलब जो पीयूष ग्रंथि से एडीएच हार्मोन निकलता है वो किडनी को एक तरह से नियंत्रित करता है कि मूत्र कब करने जाना है या कब नहीं करना या कितना करना है, ये सारी चीजें बताने का प्रयास हो रहा है। औसतन प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कितने? 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। मूत्र का हल्का अम्लीय, मूत्र हल्का अम्लीय, पीएच मान जिसकी 6 होती है, तथा यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। एक स्वस्थ मनुष्य लगभग 1.5 लीटर मतलब 1.5 लीटर पेशाब दिन भर में करता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। तो हर एक शरीर में जो आपको कुछ भी चीजें पाई जाती है एक दूसरे से जुड़ी हुई, हीमोग्लोबिन जो ब्लड में पाया जाता है जब वो विखंडित होता है तो वहां से यूरोक्रोम बनता है, और यूरोक्रोम क्या करता है? मूत्र में पीला रंग देता है, क्या करता है? पीला रंग प्रदान करता है। ठीक है, एल्कोहा के निराविशन के लिए यकृत उत्तरदायी होता है। मतलब कि एल्कोहल में निराविशन, एल्कोहल का जो एल्कोहल एक तरह से जब आप पीते हैं तो वो आपकी किडनी को नहीं वो करता है, प्रभावित करता है, बल्कि आपके लीवर को प्रभावित करता है, क्योंकि लीवर किडनी लीवर क्या करता है? एल्कोहल को अवशेषित कर उसको प्यूरिफाई करता है, तब चीजों को करता है। तो निराविशन का कार्य मेनता लीवर का, यकृत का होता है, न कि किडनी का। मानव गुर्दे में बनी जो पथरी होती है, मानव के किडनी में पथरी हो जाती है, और पथरी मूलतः जो बनती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब हम चलते हैं तंत्रिका तंत्र की तरफ। ठीक है ना, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र मतलब हम एक तरह से अपने दिमाग की तरफ आ गए हैं। न्यूरॉन, न्यूरॉन हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन पाए जाते हैं। बहुत छोटी 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 बहुत सी संरचनाएं होती हैं, सेल्स की बनी होती है, लंबी लंबी संरचना एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं। तंत्रिका कोशिका भी इसके हम क्या कहते हैं? कहते हैं ये शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती हैं। मानव शरीर का तापक्रम, भूख प्यास, प्यार, घृणा आदि का केंद्र बिंदु मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है। रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा आदि इसके द्वारा ही क्या होते हैं? नियंत्रित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार और आप पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। मानव मस्तिष्क में सुई चुभाने पर दर्द महसूस नहीं होगा। याद रखिए, क्योंकि वहां पे रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, दर्द ग्राह पेन रिसेप्टर्स नहीं पाए जाते, अभाव पाया जाता है। इसीलिए अगर आप मानव मस्तिष्क को निकालिए, उसमें जितना इच्छा हो चाहे कूटिए पीटिए कुछ भी करिए, वहां पे दर्द महसूस नहीं होगा। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, तथा यह ऐच्छिक क्रियाओं, ऐच्छिक मतलब जो हमसे स्वयं हम करना चाहते हैं कि भैया ये उठा लिए, ये कर लिए, वो देख लिए, ये मतलब कि खा लिए, ये मन हुआ, तो ऐच्छिक क्रिया जो आप स्वयं से करना चाह रहे हैं वो ऐच्छिक क्रियाएं बोली जाती हैं। तो सेरिब्रम मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है, सेरिब्रम के द्वारा मानव की ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। लेकिन कुछ अनैच्छिक क्रिया होती है जो हमारे बस में नहीं है, जैसे कि अचानक से उल्टी आ जाना, जैसे छींक आ जाना। ठीक है ना, ये सारी चीजें क्या है? जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इन सारी क्रियाओं को कार्य करने का काम कौन करेगा? यहीं पे हमको समझना है। ये यहां पे ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए कि मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित भागों में कौन एक निगरण और उल्टी का निगमन करता है? क्या अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा या पोन्स? तो यहां समझिए, मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा मनुष्य की सभी गतिविधियों का संचालन तथा नियमन किया जाता है। मानव के पश्च मस्तिष्क या रोम्बेनसेफेलॉन के अंतर्गत मस्तिष्क पुच्छ या मेडुला ऑब्लांगेटा आता है, जिसे प्रायः मेडुला कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है, या ऊपर की ओर पोन्स तथा नीचे की ओर सुषुम्ना, स्पाइनल कॉर्ड, सुषुम्ना मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, से स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। या भोजन निगरण, स्वेलिंग, उल्टी, वोमिटिंग,
हृदय स्पंदन हार्ट बीट दर की प्रबलता या उसका कम, खांसने कफ, छींक स्नीजिंग इत्यादि को नियमित करता है। तो कौन करता है? माडुला ऑब्लागेंटा का कार्य होता है। क्या? माडुला ऑब्लागेंटा। अनैच्छिक क्रियाएं, ये सारी क्रियाएं क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। अनैच्छिक क्रियाएं मतलब जिन पे हमारा वेयर वी कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग्स, ठीक है, जहां पे हम कुछ भी क्या करते हैं? कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ये क्या होती है? अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। और जिसमें कि भोजन निगरण मतलब भोजन को खाना, निगल लेना, उल्टी, हृदय स्पंदन प्रबलता, हृदय स्पंदन दर की प्रबलता, खांसना, छींकना आदि चीजें, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, थायरॉक्सिन के बारे में हमने आपसे सारी चीजें वो कर लिया है, अब ये देख भी लिया एक तरह से। तो यहां पे आते हैं, तब भी एक बार पढ़ ही देता हूं। थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल है तथा इसमें आयोडीन होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधा तीव्र रूप से नीला लाल रंग को अवशोषित करता है। ये याद रखिएगा, जो प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधा जो होता है तीव्र रूप में नीला और लाल कलर को ही क्या करता है? अवशोषित करता है, ठीक है। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन शैवालों द्वारा उत्पादित होती है। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जलीय पौधों या शैवालों द्वारा होता है। इसमें लगभग 85% भाग समुद्र तथा शेष 5% भाग तालाब या नदियों में होता है। ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, इसको याद रखिएगा। अमरबेल एक पूर्ण स्तंभ परजीवी आवृत्तबीजी पौधा होता है। आवृत्तबीजी मतलब होता है कि जिसके फल के अंदर बीज हो, उसको हम क्या बोलते हैं? आवृत्तबीजी बोलते हैं। जिसके फल के अंदर क्या हो? बीज हो, उसको हम आवृत्तबीजी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। सोडियम तत्व किसी पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं होता है, मतलब पौधे के विकास के लिए कुछ जरूरी चीजें हैं जिनमें से सोडियम उतना जरूरी नहीं है कि पौधे का विकास उससे हो जाए। अब देखिए, पादप हार्मोन है, अब पादप हार्मोन से आपकी एग्जाम में प्रश्न पूछता है। तो पादप हार्मोन कुछ है, जैसे ऑक्सिन, जेबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसक अम्ल और एथिलीन अम्ल। ये क्या है? एथिलीन, ये सारे क्या हैं? पादप हार्मोन है। और इनके क्या कार्य है आपसे एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले ऑक्सिन के बारे में देखते हैं। ऑक्सिन पौधों के ऊपरी सिरों पर बनते हैं। इसकी अधिक मात्रा तने को वृद्धि को प्रेरित करती है। इसकी अधिक मात्रा जो होती है, अगर ये अधिक उत्प्रेरित होता है तो ये तने की वृद्धि को क्या करेगा? प्रेरित करेगा। अगर कम मात्रा उत्पन्न होगी तो यह जड़ की वृद्धि को प्रेरित करेगा, ठीक है ना। अगर कम मात्रा होगी तो किसको प्रेरित करेगा? जड़ की वृद्धि को प्रेरित करेगा। खेतों में छिड़काव कर खरपतवार को यहां इसके द्वारा क्या किया जाता है? नष्ट किया जाता है। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि खरपतवार को नाश करने के लिए जाओ भैया ऑक्सिन लाया जाता है। ऑक्सिन को क्या किया जाता है? समाप्त छिड़क दिया जाता है, जिससे ये खरपतवार को क्या करता है? समाप्त कर देता है, ठीक। आगे चलते हैं। जेबरलिन नए पौधों की लंबाई में वृद्धि, ये पौधों की वृद्धि में, ये पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए क्या है? प्रेरक अवस्था के रूप में कार्य करता है, या फिर जरा अवस्था को रोकता है। एक तरह से जरा अवस्था मतलब पेड़ की लंबाई रुक ना जाए, वो बड़ा ना हो पाए, ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करता है? कार्य करता है। ये लंबाई को प्रेरित करता है ताकि फल पेड़ पर अधिक समय तक लगे रह सके। जरा अवस्था मतलब आप समझिए कि पेड़ की मजबूती प्रदान करता है। सबसे पहले क्या? मजबूती प्रदान करेगा ताकि पेड़ में क्या हो? पेड़ में फल टिके रह सके, पहली बात। दूसरी बात ये क्या करेगा? दूसरी बात ये लंबाई पेड़ों की बढ़ाएगा। क्या करेगा? पेड़ों की लंबाई को बढ़ाने का कार्य जिबरेलिन का होता है। साइटोकाइनिन का कार्य या पौधों के अंग निर्माण को नियंत्रित करते हैं या कोशिका विभाजन की दर को बढ़ा देते हैं। साइटोकाइनिन मतलब जैसे हमारे में भी क्या है कि कोशिका विभाजन होता है, अभी आगे हम लोग देखेंगे भी, तो लेकिन यहां पे भी कोशिका विभाजन होता है जो साइटोकाइनिन इसका कार्य करता है। हमारे में सेंट्रोसोम ऐसा है, सेंट्रोसोम होता है जो क्या करता है? मानव में कोशिका विभाजन करता है। और यहां पे साइटोकाइनिन होता है जो क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है। एब्सिसिक अम्ल या कोशिका विभाजन को रोकता है और यह वृद्धि हार्मोन होता है। एथिलीन या गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो ये कौन सा ऐसा हार्मोन है, पादप हार्मोन, जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो एथिलीन या गैसीय अवस्था में होता है। इसका कार्य कच्चे फल को पकाना है। याद रखिए, एसिटिलीन द्वारा कृत्रिम ढंग से फल को पकाया जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भैया कौन सा कैसे क्या नाम है
वो कृत्रिम रूप, जैसे कि आपने देखा हो कि आम को पाल रख देते हैं, उसमें कुछ डाल दिए, फिर वो आम पक गया, कच्चा आम तोड़े, फिर उसको पका के दे दिए। किसी भी फल को पकाने का जो कार्य होता है वो एसिटिलीन के द्वारा किया जाता है। एसिटिलीन मार्केट से खरीद ली जाती है और फिर उसको क्या किया जाता है, फलों में रख देते हैं, कच्चे फल में, 1-2 दिन के अंदर वो फल पक जाता है। तो एसिटिलीन का कार्य क्या होता है, कृत्रिम रूप से फलों को पकाना। फ्लोरिजन हार्मोन भी होता है, फ्लोरिजन हार्मोन या पादप हार्मोन या पुष्पन को प्रेरित करता है, इसके निर्माण पत्तियों में होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे तुलसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा है बार बार। ठीक, तुलसी की कुछ अपनी एक विशेषता है, तुलसी का एक औषधीय गुण है, उसके बारे में जानते हैं। तुलसी के पौधे में औषधीय महत्व का होता है, जिसमें फिनाल और फ्लेवोनाइड पाया जाता है, जिसके कारण इसकी क्या होती है, महत्ता बढ़ जाती है और यह औषधीय गुण क्या रखता है, अपने पास रखता है। इसका तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व फिनाल और फ्लेवोनाइड के कारण ही होता है। तुलसी के पौधे के अंदर फिनाल पाया जाता है, फ्लेवोनाइड पाया जाता है, जिसके कारण तुलसी के अंदर औषधीय गुण आ जाता है, जो अलग अलग तरीके से काम करता है। अब याद रखिए कुछ चीजें हैं जो अलग अलग तरीके से मिलती हैं और उनका क्या है, वो क्या है क्या नहीं, ये आपसे पूछ लेता है, एग्जाम में पूछता है। तो अफीम जो होती है वो जड़ वो फल होता है, ठीक है ना। जो हींग होती है वो जड़ होती है। रबड़ तना से प्राप्त होता है। कुनैन छाल से प्राप्त होती है। कैफीन चाय और काफी दोनों में पाई जाती है। स्पार्टेम संश्लेषित मधुरक होता है। नियोप्रीन एक विशिष्ट रबड़ है। रेयान क्या है, विनिर्मित फाइबर होता है। इसे प्राकृतिक स्रोतों तथा यथा वृक्ष एवं अन्य कृषि उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। अब देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ रोग हैं और रोग अलग अलग तरीके से हैं, उन रोगों से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्या करता है, प्रश्न पूछता है। रोग हैं जैसे कि कुछ रोग होते हैं विषाणु जनित रोग, ठीक है, कुछ रोग होते हैं जीवाणु जनित रोग, ठीक है, जीवाणु जनित रोग होते हैं, बैक्टीरिया जनित, कुछ प्रोटोजोआ से रिलेटेड रोग होते हैं, ठीक है ना, प्रोटोजोआ से रिलेटेड रोग होते हैं। तो मुख्यतः यही 3 रोग हैं जिनसे आपसे एग्जाम में क्या करता है, प्रश्न बनाता है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे विषाणु जनित रोग होते हैं कुछ, तो उनकी एक क्रम याद रखिए। सबसे पहले चेचक विषाणु जनित है, पोलियो विषाणु जनित है, राइनोवोरस विषाणु जनित है, हेपेटाइटिस बी विषाणु जनित रोग है। तो चेचक कैसे होता है, तो वेरियोला विषाणु यह एक संक्रामक रोग है और वेरियोला विषाणु नामक विषाणु से यह क्या होता है, ठीक है ना, यह आर्थ्रोपॉक्स वायरस परिवार का एक क्या है, सदस्य है। ये चीज याद रखिए। तो चेचक कैसे होगा, ये याद रखिए। पोलियोमिलाइटिस विषाणु संक्रामक रोग है। पोलियो जो होता है पोलियोमिलाइटिस विषाणु नामक विषाणु से होता है, यह एक संक्रामक रोग है। यह दूषित जल, दूषित भोजन का प्रयोग करने से हो सकता है। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पोलियो के टीके की खोज जोनास साल्क ने, याद रखिए जोनास साल्क ने 1952 में की थी। बाद में अल्बर्ट सॉबिन ने ओरल पोलियो वैक्सीन क्या किया था, विकसित किया था। तो आपके एग्जाम में अगर पूछे तो इनको याद रखिएगा। आगे राइनो वायरस या सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी एक संक्रामक रोग होता है। हेपेटाइटिस बी या हेपा डीएनए वायरस परिवार का सदस्य होता है। इसके कारण लीवर में क्या होती है, सूजन आ जाती है और जलन होती है। रेबीज, रेबीज एक वायरस जनित रोग है। आइए इसको क्या करते हैं हम लोग समझते हैं। रेबीज, इससे संक्रमित व्यक्ति को जलाशय के पास जाने से डर लगता है, इसीलिए इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। इसीलिए इसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। तो रेबीज एक वायरस जनित रोग होता है और जो इससे संक्रमित हो जाता है वह व्यक्ति पानी के पास जाने से डरता है, इसलिए इसे हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब होता है पानी से डर, फोबिया मतलब डर लगना, तो जल से क्या होता है, डर लगना शुरू हो जाता है। डेंगू, डेंगू एडीज एजिप्टी, एडीज एल्बोपिटेक्स क्यूलेक्स फेटिंगिस नामक मच्छर फैलाते हैं। यह ज्वर, हड्डियों एवं जोड़ों में भयंकर पीड़ा होती है, जिसे हम हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। तो डेंगू किसकी वजह से होता है, तो डेंगू एडीज इजिप्टी मच्छर, एडीज एल्बोपिटेक्स व क्यूलेक्स फेटिंगिस नामक मच्छर क्या करते हैं, डेंगू फैलाते हैं, जिससे कि हड्डियों में बुखार पकड़ लेता है और हड्डी तोड़ बुखार होता है। पीत या येलो ज्वर, पीत येलो ज्वर क्या होता है, यह विषाणु द्वारा फैलाया जाता है। संचार इसका एडीज प्रजाति के जो मच्छर होते हैं उनके द्वारा होता है। नोट, एडीज, एडीज एल्बोपिटक्स जिसे टाइगर मच्छर के नाम से जाना जाता है, पीत ज्वर, डेंगू ज्वर, चिकनगुनिया जैसे रोग के कारक विषाणु का वाहन होता है, वाहक होता है। चिकनगुनिया जैसे रोगों के कारक विषाणु का वाहक होता है, ये याद रखिएगा। जापानी एन्सेफेलाइटिस, इस जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक
फ्लेविराइडी कुल के विषाणु होते हैं। इस विषाणु का वाहक सिर्फ क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर, मुख्यतः क्यूलेक्स ट्रिटिनियोरिकस होते हैं। ठीक है ना। एड्स क्या है, एड्स के बारे में आइए समझते हैं, एड्स के बारे में आइए जानते हैं। तो सबसे पहले ये चीज याद रखिए कि एड्स एचआईवी वायरस के कारण फैलता है। रेट्रोवायरस समूह का विषाणु होता है जो कि आरएनए प्लस प्रोटीन बनाता है। इससे में टी लिम्फोसाइट नामक श्वेत रक्त कणिकाएं नष्ट हो जाती है। क्या होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं टी नामक वो क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं, जिससे रोगी को कई संक्रामक रोग के कारण मृत्यु भी हो सकती है या मृत्यु हो जाती है। आगे चलते हैं। अब कुछ नोट यहां पे लिखा हुआ है, देखिए। जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज किसे कहा जाता है, तो बैक्टीरिया एक प्रकार का वायरस होता है जो कि जीवाणुओं को क्या करता है, संक्रमित करता है। ये चीज याद रखिएगा। मेनिंजाइटिस या विषाणु जनित रोग है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में इससे क्या होता है, सूजन आ जाता है। ये भूलने की बीमारी हो जाती है। ठीक है ना, मेनिंजाइटिस से भूलने की बीमारी भी हो जाती है। ठीक, ये चीज याद रखिएगा। अब महत्वपूर्ण कुछ शब्दावलियां हैं जो आपके एग्जाम में क्या करता है, पूछ लेता है। जैसे एंडेमिक किसे बोलते हैं, एपिडेमिक किसे बोलते हैं, पेंडेमिक किसे बोलते हैं, ऐसी चीजें होती हैं। आइए समझते हैं। एंडेमिक जब कोई रोग हो और किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्वान हो, मतलब वो फैल ना रहा हो, किसी एक विशेष क्षेत्र में ही सीमित है, तो उसे एंडेमिक हम लोग बोलते हैं। एपिडेमिक जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों को कम समय में तेजी से फैलता है, तब वो कहलाता है। ठीक है ना। अब देखिए, जब कोई संक्रामक रोग निश्चित जनसंख्या में, एक सीमित ये भी है, एक निश्चित जनसंख्या में है, तब इससे हम क्या बोलेंगे, एपिडेमिक बोलेंगे। लेकिन तेजी से फैल रहा है और संक्रामक है, दूसरे लोगों को भी क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। और इसी का अगला रूप होता है एपिडेमिक का ही पेंडेमिक। एपिडेमिक स्थिति का ही विश्व में बृहद क्षेत्र में विस्तार पेंडेमिक कहलाता है। जैसे कोरोना एक पेंडेमिक थी, कोरोना एक क्या था, पेंडेमिक था, क्योंकि वो विश्व भर में फैल गया था। पहले वो एपिडेमिक बना, फिर वो क्या बन गया, पेंडेमिक बन गया। आइए नोट करते हैं। यहाँ पे फुट एंड माउथ विषाणु द्वारा फैला जाता है। यह कॉव पॉक्स भी एक विषाणु जनित रोग होते हैं, कुछ रोग है। H5N1 बर्ड फ्लू जिसे हम बोलते हैं, H1N1 स्वाइन फ्लू जिसे हम बोलते हैं, यह विषाणु जन्य है। पक्षियों में श्वसन संबंधी विकार इससे उत्पन्न हो जाता है। स्वाइन फ्लू मनुष्यों में यह प्रत्यक्ष संबंध रखने पर फैल सकता है, वैसे ये फैलता नहीं है। अब आते हैं जीवाणु जनित कुछ रोग होते हैं जिनके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, आइए उसको एक समझने का प्रयास करते हैं। सीडी की प्लेग, टॉनिक, टिटनेस, हैजा, टाइफाइड और काली खांसी का क्षय करती है। तो ये याद रखिए, सी का मतलब होता है सिफिलिस, डी का मतलब होता है डिप्थीरिया और प्लेग, और टिटनेस को हम लॉकजा या धनुष टंकार भी बोलते हैं, हैजा, टाइफाइड, क्षय जिसे हम टीबी बोलते हैं या तपेदिक, ये सारे लोग जीवाणुओं से क्या होते हैं, जीवाणु द्वारा होते हैं। ठीक है। और अन्य निमोनिया जिसे हम स्ट्रेटोकोनस न्यूमोनी जीवाणु द्वारा फैलाया जाता है। टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा फैलाया जाता है। हैजा विबेरिया कॉलरी जीवाणु द्वारा फैलाया जाता है। ये कुछ ऐसे रोग हैं जो आपको याद रखने जीवाणु के द्वारा फैलाए जाते हैं। ठीक है ना। नोट करिए, नोट यहाँ पे कुछ आपको लिखना है कि सैल्मोनेला बेलिसाई द्वारा भोजन विषाक्तता होती है। सैल्मोनेला बेसिलाई जो है उसके द्वारा भोजन विषाक्तता होती है। डीपीटी वैक्सीन आती है, तो डीपीटी वैक्सीन जो दी जाती है वो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए नवजात को लगाया जाता है। डीपीटी का जो टीका होता है नवजात को लगाया जाता है, ये चीज याद रखिएगा। आगे जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियों के उपचार हेतु सल्फा दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रोटोसिल, सिबाजोल महत्वपूर्ण दवाइयां हैं जो आपके एग्जाम में पूछता है। दवाइयों में सल्फोनाइड दवाओं का एक प्रकार है। ठीक है। अब परजीवी के द्वारा या प्रोटोजोआ द्वारा फैलाया जाने वाला रोग है कुछ, जिसे हम निंद्रा रोग, जैसे क्या, निंद्रा रोग, ये ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जीव द्वारा होता है। इस जीव का वाहक सीसी मच्छी होती है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है। मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा फैलाया जाता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ द्वारा, इसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। ठीक है ना। इसका वाहक कौन होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। सर रोनाल्ड रास ने इस प्रोटोजोआ का पता लगाया था। सर्वाधिक प्रभाव आरबीसी तथा प्लीहा पे पड़ता है। अन्य रोग और उसके कारक आइए यहां पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले फाइलेरिया के बारे में जाते हैं, जिसे हम एलेफेंटाइटिस भी बोलते हैं।
टियासिस भी बोलते हैं। यह शरीर में विचरेरिया यह शरीर में वुचरेरिया ब्रैकफेक्टाई नामक गोल कृमि नेमेटोड के संक्रमण के द्वारा होता है। यह कृमि मनुष्य के लिम्फ ग्रंथि को क्या करता है, मनुष्य के लिम्फ ग्रंथियों में पहुंच जाता है। इसे फैलाने का काम मादा क्विलेक्स मच्छर करता है। हीमोफीलिया के बारे में आइए जानते हैं। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक लिंग संलग्न रोग होता है। रक्त का थक्का इसमें नहीं बनता, रुधिर लगातार बहता रहता है। इस रोग का वहन स्त्रियां करती हैं, जो प्रायः पुरुषों में प्रकट होता है। इसका प्रारंभ महारानी विक्टोरिया से हुआ माना जाता है। इसी कारण इसे रॉयल हीमोफीलिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे रॉयल हीमोफीलिया भी कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम के बारे में जानते हैं। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन क्या करते हैं, कर देते हैं। वर्णांधता यह भी एक आनुवांशिक विकार होता है। स्त्रियों से अधिक पुरुष वर्णांधता के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि पुरुष में केवल एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, बल्कि महिला में एक्स वाई दोनों पाया जाता है। ठीक है ना। थैलेसीमिया अनुवांशिक विकार होता है। आरबीसी का क्षय यहाँ पे तेजी से होने लगता है। यह एक कुछ अनुवांशिक विकार जो है वो मैंने आपको ऊपर यहाँ पे समझा दिए। ठीक है, डाउन सिंड्रोम हो गया, वर्णांधता होगी, थैलेसीमिया होगी, थैलेसीमिया हो गई, हीमोफीलिया हो गई। ठीक है ना, ये सब अनुवांशिक विकार हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है, अन्य रोगों में यहाँ पे हमने क्या किया, इनके चीजों को समझ लिया। अब देखिए, कुछ रोग ऐसे हैं जिनकी कुछ कमी से क्या होता है, हमारे शरीर में वो रोग पाए जाते हैं। जैसे कि एनीमिया, जिसे हम रक्त क्षीणता भी कहते हैं, ये लौह की कमी से होता है, प्रभावित हमारा ब्लड होता है। ग्वाइटर, जिसे हम घेंगा कहते हैं, आयोडीन की कमी से होता है। मैरेस्मस या दीर्घकालीन उपवास के कारण प्रोटीन सहित ऊर्जा के स्रोतों का अभाव होता है। क्वासियोर या प्रोटीन अल्पता के कारण हो जाता है। ये कुछ रोग है जिनको हमको याद रखना है कि प्रोटीन के कारण से, प्रोटीन कमी से क्वासिकोर नामक रोग हो जाता है। मिनीमाता पारे की विषाक्तता के कारण होता है रोग। यह केंद्रीय तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है ना। मिनीमाता की खाड़ी, जापान में पारा समन्वित मछली खाने से यह रोग हुआ था, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया, मिनीमाता पड़ गया। मिनीमाता की खाड़ी है जापान में, और जापान में पारा समन्वित मछली खाने से यह रोग फैला, जिसके कारण से मिनीमाता रोग कहते हैं, या पारे की विषाक्तता के कारण होता है। इसका प्रभावी अंग क्या है, तंत्र होता है। ये बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। आगे देखिए, इटाई नामक एक रोग है। इटाई नामक रोग होता है। ये कैडमियन जल विषाक्तता के कारण होता है। मतलब अगर जल में कैडमियन की मात्रा अधिक हो गई तो इसे इटाई नामक रोग हो जाता है। रक्त कैंसर के उपचार में फास्फोरस 32 तथा कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट अलग से फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है, तो नाइट्रेट की जल में अधिकता, जिसे मिथेमोग्लोबिनोमिया से रक्त को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिससे कि ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। गठिया रोग, जिसे अर्थराइटिस भी बोला जाता है, यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। आपके शरीर के हड्डियों के जोड़ों में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अधिक प्रोटीन की मात्रा खाना भी यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है। इसलिए डॉक्टर जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो आपको कम प्रोटीन उपयोग करने की सलाह देते हैं। तो जब प्रोटीन अधिक होता है, यूरिक एसिड आपके शरीर में जमा हो जाता है, आपकी हड्डियों के बीच में जमा हो जाता है, तो वही फ्यूचर में गठिया रोग का कारण ले लेता है। एमआरआई, जिसे हम चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण भी बोलते हैं, मतलब चुंबकीय मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म यह है। बीएमडी, बोन मिनरल डेंसिटी, यह ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी रोग के पहचान के लिए किया जाता है। इसकी कमी से हड्डी फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। बुलिमिया नर्वोसा क्या है, एक प्रकार का भोजन संबंधी विकार है। इससे ग्रसित मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए। तो ये सब एक बीमारी का कारण है, और यही चीजें हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब कुछ कमियों से कुछ रोग हो जाते हैं पौधों में। तो जस्ता की कमी से धान का खैरा रोग होता है, या जिंक की कमी से मक्का में सफेद कली रोग हो जाता है, और नींबू में लिटिल लीफ रोग हो जाता है। तो ये क्या है, जस्ता की कमी से अलग अलग फसलों में अलग अलग रोग होता है। इसी तरह बोरान की कमी से फूल गोभी को ब्राउनिंग रोग हो जाता है, और चुकंदर को हार्ट रॉट रोग हो जाता है। ठीक है ना। आगे देखिए, तांबा या कॉपर की कमी से नींबू में डाईबैक रोग हो जाता है, और माली ब्लेडम में, पत्ता गोभी में पिप्टिकल रोग हो जाता है। माली ब्लेडम से की कमी से
पत्ता गोभी में विप्टिकल रोग हो जाता है। अन्य रोग हैं, अन्य चीजें हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हरित बाल रोग, अरघट रोग, कड़ुआ रोग या बाजरे में पाया जाता है, ये चीज याद रखिएगा। बुकनी बुकनी रोग जिसे पाउडरी मिल्ड्यू रोग कहा जाता है, ये मटर में पाया जाता है। उकठा या विल्ट रोग चना में पाया जाता है। सफेद किट या कवक रोग सरसों में। काला किट स्मट रोग कवक जनित रोग है या गेहूं का रोग होता है। ब्लैक हार्ट रोग आलू में पाया जाता है, ऑक्सीजन की कमी से होता है। टिक्का रोग मूंगफली में होता है। ठीक है, ये चीजें हमारी जो थी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट अलग से फैक्ट हैं एक पेज का, उसको आइए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं बायोडीजल के बारे में, ठीक है ना। बायोडीजल बनाने में रतनजोत जेट्रोफा नामक वनस्पति का उपयोग किया जाता है। यह एक आवृत बीजी मतलब ढका हुआ बीज होता है या पादप होता है। कसकुटा एक प्रकार की लता है, इसमें अमरबेल, इसे अमरबेल भी कहा जाता है। यह परजीवी आवृतबीजी पौधों का उदाहरण है जिसमें पत्तियों और पर्णहरिम का पूर्ण अभाव होता है। इसका तना पोषक के चारों ओर लिपट जाता है तथा स्थान स्थान पर परजीवी मूल निकलकर पोषक के तने को जाइलम तथा फ्लोएम में घुस जाते हैं और वहां से भोजन तथा खनिज लवण और जल प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, भोजन और जल प्राप्त करते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझा दूं, जाइलम क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, याद रखिए। जाइलम, जाई मतलब होता है जल और फ्लोएम मतलब याद रखिएगा फूड। ठीक है ना, तो ये पाया जाता है पेड़ पौधों में। कहां पे ये पाया जाता है, पेड़ में। पेड़ में जल वहन, जल को ले जाने का जो कार्य करते हैं वो जाइलम करते हैं और फूड फूड पोषण करने का कार्य कौन करते हैं, फ्लोएम करते हैं। तो ये जो बता रहा है अमरबेल, वो लिपट जाते हैं पेड़ के चारों तरफ और अपने जो जड़ें होती हैं, अपने जो तने होते हैं उनको क्या करते हैं, पेड़ के अंदर घुसेर के क्या कहां पे पकड़ लेती है, ये जो फ्लोएम होते हैं और जो जाइलम होते हैं उनमें क्या करते हैं, बीच में रोक देती है। जैसे कि एक पाइप जा रहा हो, बीच में एक पाइप के बीच में एक अलग से पाइप लगा के और उस पानी को क्या किया जाए, बांट दिया जाए। ऐसे ये अमरबेल क्या करती हैं, पेड़ से चिपट के जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या करती हैं, अपने अंगों को घुसेड़ देती हैं और फिर जो पेड़ जल लेगा अपने लिए या पेड़ अपने लिए जो भोजन लेगा उसको ये भी क्या करती हैं, लेना शुरू कर देती हैं वहां से। तो इसलिए एक परजीवी इसे बोला जाता है। ठीक है ना, आगे देखिए, चिलगोजा में कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की अधिकता होती है तथा यह पाइन के बीज से प्राप्त होता है। शीतल पेयों में कैफीन की मात्रा पर्याप्त मात्रा होती है। चाय कॉफी में भी रेनिन शिशुओं में दुग्ध पचाने वाला एंजाइम है। कपूर सिनेमोनम कैम्फोरा नामक वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है जो एशिया में पाए जाने वाला एक सदाबहार वृक्ष है। ये कुछ अलग से इंपोर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं आपको दे रहा हूं। तुलसी के पत्ते के अर्क में फ्लोनाइड, सैम्पोनिन, ग्लाइकोसाइड, फिनॉल आदि होता है जो इसके औषधि गुणों में क्या करता है, वृद्धि करता है। सोडियम क्लोरेट NaClO3 का प्रयोग शाकनाशक में किया जाता है। यूरेनियम अंकन विधि द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में प्रयोग किया जाता है, इसकी प्रकृति प्राकृतिक बर्फ जैसी होती है। ठीक ना, हार्न सिल्वर क्लोराइड को बोला जाता है। फिलास्पर ऊन जिंक ऑक्साइड को बोला जाता है। मार्फिन का प्रयोग दर्द निवारक एनाल्जेसिक के रूप में किया जाता है। भविष्य की धातु या फिर अंतरिक्ष युग की धातु टाइटेनियम स्टील से कई गुना हल्की और कई गुना मजबूत होती है। मैग्नीशियम का प्रयोग आतिशबाजी में किया जाता है। शुष्क धुलाई में बेंजीन, पेट्रोल एवं एल्कोहल सभी का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, ये हमारा बायोलॉजी था जो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और जो इंपॉर्टेंट चीजें थी बायो से रिलेटेड वो मैंने आपको क्या किया, यहाँ पे बता दिया। मैंने आपको यहाँ पे कवर कर दी है चीजों को। अब मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं जो बायो में आपका छूट गया हो। बाकी अभी केमिस्ट्री से रिलेटेड जो फैक्चुअल चीजें हैं और फिजिक्स से रिलेटेड ऐसी ही नोट्स जो मैंने बना रखी है जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है उसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कवर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखता हूं, फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी एक नए वीडियो में नई तरीके से। तो ऐसे ही मेरे वीडियो को आप प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए ताकि मैं और बेहतरीन चीजें आपके लिए कर सकूं। ठीक है, तो फिर इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।